Okay, Bismillah Rahman Rahim. So today we have to, our topic of discussion is Hive within the Docker environment. And so Apache Hive, we have already discussed about that in the class in some detail, although not a very high level of detail. So Apache Hive is basically a distributed फॉल्ट टॉलरेंट डेटा वेयर हाउस सिस्टम। तो इसका मतलब बेसिकली ये है इन दोनों चीजों का कि ये हडूप के ऊपर चलता है, ठीक है, क्योंकि हडूप इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉल्ट टॉलरेंट। डेटा वेयर हाउस क्या चीज होती है? जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया था कि बिजनेस इंटेलिजेंस, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने शायद बीआई टूल्स वगैरह पे काम किया हो। तो बीआई टूल्स बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग के टूल्स हैं। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको मैं केपीआईज भी कहता हूँ, और मेरे पास बाकी कुछ डायमेंशंस होती हैं। सही है, मतलब जैसे कस्टमर हो गया, लोकेशन हो गई, टाइम या डेट्स हो गए, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कोई और बिजनेस प्रोसेस की कोई एंटिटी हो गई। तो फैक्ट मेरे हो सकते हैं, मसलन सेल्स हो गए, ठीक है। तो मेरा काम क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो मेरे फैक्ट्स हैं, जो मेरे बिजनेस के मेन न्यूमेरिकल मेजर्स हैं, उनको मैं बेसिकली एनालाइज करूं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। तो एसक्यूएल में भी हम यही काम कर रहे होते हैं। और जो जब क्वेरीज लटकना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम डेटा वेयर हाउस बना लेते हैं। तो डेटा वेयर हाउस क्या करता है कि इस तरह की एनालिटिकल क्वेरीज के लिए खास स्कीमा आपको प्रेजेंट करता है। वीए स्कीमा, इसको बेसिकली कहा जाता है स्टार स्कीमा। आई होप कि मैंने ये पहले बातें सारी बताई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। एट द मास्टर्स लेवल ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन जो लोग नॉन सीएस बैकग्राउंड से आए हैं ये उनके लिए है। अब देखिए, जैसे दिस इज एन एग्जांपल, ये एक स्टार स्कीमा की एग्जांपल है। यहाँ पर बीच में फैक्ट टेबल है जिसके अंदर प्राइमरीली हर डायमेंशन टेबल की जो प्राइमरी की है वो फॉरेन की होती है यहाँ पर। सही है। और मतलब इन इन पांचों टेबल्स की जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की होगी, और फिर बाकी जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली फैक्ट्स होते हैं जिनको मैंने एनालाइज करना होता है। तो डेटा साइंस में या डेटा एनालिसिस का मतलब ही यही है कि मैंने फैक्ट्स को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। बस एनालिसिस का मतलब ये है। फैक्ट्स मेरे बिजनेस के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायमेंशंस हैं वो बेसिकली उन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती हैं जिन पे मेरा बिजनेस चल रहा होता है। दैट इज व्हाट इट मींस। अब आमतौर पे जब आप एसक्यूएल का कोई स्कीमा देखते हैं ना, रिलेशनल स्कीमा, या आप लोगों ने अपने डेटाबेस के कोर्स में शायद कुछ एग्जांपल्स देखी हो। मैं आपको एक अब देखें, जो जो रिलेशनल स्कीमास होते हैं ना, वो उनकी कोई शेप नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कहा ना, स्टार स्कीमा मैंने बनाया हुआ था। तो रिलेशनल स्कीमा सारे इसी तरह के स्कीमास होते हैं, सारे इस तरह देखें आप, बहुत सारे टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इनके ऊपर हम टिपिकली एसक्यूएल चलाते हैं ना। तो अगर मैंने फैक्ट्स को एनालाइज करना है अक्रॉस डायमेंशंस, तो इस रिलेशनल स्कीमा के अंदर ना फैक्ट्स और डायमेंशंस सेपरेट नहीं होती, वो सारी आपस में ही टेबल्स के अंदर अंदर ही मिक्सअप होती हैं। और मैं एसक्यूएल को बनाता हूँ, और एसक्यूएल क्वेरी की बेस के ऊपर मैं वो अपनी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। मसला ये होता है कि बाज औक़ात मुझे ये काम करने के लिए, यानी फैक्ट्स को डायमेंशंस के क्रॉस एनालाइज करने के लिए, मुझे जॉइंस करने पड़ते हैं। और जब जॉइंस करने पड़ते हैं तो मेरा एसक्यूएल लटक जाता है। तो बिलाखिर फिर 1980s में उन्होंने ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उन्होंने तरतीब बनाई कि भाई आप एक स्टार स्कीमा बना लिया करें, उसको हम कहेंगे डेटा वेयर हाउस। अगर बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं तो वेयर हाउस होगा, अगर छोटे छोटे टेबल्स आपने बनाए इस तरह के बहुत सारे स्टार स्कीमास बनाए तो वो एक को हम डेटा मार्ट कहते हैं। ठीक है, ये मैं सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये चीज ज्यादा बेहतर है। अब जो ये चीज काफी अरसे से चल रही है मार्केट में और ये बड़ी कामयाब है,
ठीक है, आज आज तक भी हम डेटा मार्ट्स या वेयर हाउसेस बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर या ऑरेकल के ऊपर। इनके अपने ऑरेकल का देखें, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि ऑरेकल का अपना एक ना एपीआईज आती हैं, ये देखें ना, ऑरेकल वेयर हाउस बिल्डर है, ये पूरी इसकी एपीआई है जिसके ऊपर आपको जो है ना वो आप वेयर हाउस बना सकते हैं। ठीक है, उसके सारे वो प्लगइन्स होते हैं, उसके सारे फॉर्म्स बने हुए हैं। तो अगर आप इसका वो देखना चाहें, इमेजेस देखना चाहें, तो ये इस तरह की फैसिलिटीज हैं जिसके थ्रू आप स्टार स्कीमास वगैरह जो है ना बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप एसक्यूएल सर्वर की बात कर लें, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी जो है ना वो इसकी फैसिलिटी होती है कि आप एस्ट्रा डेटा वेयर हाउस बिल्डर, डेटा वेयर हाउस बिल्डर, टेकनेट, ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर पूरा एक अलग सोल्यूशन है जिसके अंदर आप जो है ना वेयर हाउसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब जो हम जो चीज पढ़ रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं भाई हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड से, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी बिग डेटा। तो बिग डेटा में आप वेयर हाउस का मतलब क्या है? सही है, ये सवाल मैं एग्जाम में भी दे सकता हूँ आपको। मतलब जब आप कहते हैं वेयर हाउस तो भाई रिलेशनल होता है, या आप बिग डेटा में वेयर हाउस कहाँ से ला रहे हैं? तो अब उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि जो हम क्या कहते हैं, जब हम डेटा को एक क्लस्टर के ऊपर, लेट्स से कि मेरे पास ये 3-4 नोड्स हैं, तो ये बिग डेटा मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऑब्वियसली ये 4 टुकड़ों में इधर आ जाएगा, और बाकियों पे उसके रेप्लिकास वगैरह सब तरतीब से बन जाएंगे। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से बेसिकली इट बिकम्स पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज जिसमें फैक्ट्स को डायमेंशंस के क्रॉस एनालाइज किया जाता है। तो वो सारी क्वेरीज जो एसक्यूएल में जॉइन पे नहीं चल पा रही थी, वो स्टार स्कीमा पे भी चल सकती हैं, लेकिन अगर डेटा काफी बिग है तो स्टार स्कीमा बनाने की बजाय बेहतर यही है कि आप उसको हडूप पे डाल दें और हाइव के थ्रू उसको आप क्वेरी कर लें। तो हाइव की क्वेरी लैंग्वेज जो है ना वो बेसिकली एसक्यूएल ही है, लेकिन वो ऐसा एसक्यूएल है जो आपका अटकेगा नहीं, और हाइव पे आप जॉइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरी की पूरी एसक्यूएल आपको हाइव पे मिल जाएगी, और आपका सिस्टम अटकेगा भी नहीं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली काम करना जो है आसान है। आपकी क्वेरी जो है ना वो अटकेगी नहीं कभी भी, ये पॉइंट जरा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि भाई वेयर हाउस तो रिलेशनल चीज है, तो यहाँ पर ये मसला हल कैसे हो रहा है कि फैक्ट्स को डायमेंशंस के क्रॉस में एनालाइज करना है, कि डिस्ट्रीब्यूट करने से जो हडूप की अपनी पावर है वो हम काम में ले आते हैं, और हडूप की पावर इस्तेमाल करते हुए हम जॉइंस भी कर सकते हैं, हम काउंट स्टार भी साढ़े कर आठ। सकते हैं। जी, तो ये वाली सारी कहानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा। तो हडूप की पावर इस्तेमाल करके वेयर, अब हाइव का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो ये है कि एसक्यूएल मेरे हाथ में है, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम आम तौर पे एसक्यूएल में इस्तेमाल नहीं करते, या मेरे ख्याल में एसक्यूएल उनको ऑफर भी नहीं करती, जैसा कि पार्टीशनिंग हो गई और बकेटिंग हो गई। ठीक है, और उस दूसरी इसकी खास बात ये भी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हाइव जो है वो पूरा का पूरा एसिड कंप्लायंट रहे, तो उसमें मुझे कुछ फ्लैग्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं, और वो एसिड कंप्लायंट जो है ना वो आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये है। सो दैट इज बेसिकली it enables analytics of large data sets residing in distributed storage using SQL। ये इसकी खास बात है जो आप लोगों को समझ, ये इसका बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क है हाइव का। तब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेयरहाउस क्या होता है और ये किस तरह करता है। तो हाइव के ऊपर मैं टेबल्स क्रिएट करता हूँ जैसा कि मैं ओरेकल में करता हूँ, इट्स द सेम थिंग बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो फर्क है ना वो ये है कि वो टेबल्स असल में क्लस्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उनकी जो क्वेरीज आप एसक्यूएल के थ्रू चलाते हैं वो क्वेरीज प्राइमरीली मैप रिड्यूस के थ्रू चलती हैं। इसकी हमने तफसील अभी तक देखी नहीं है, वो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज कर ली थी एक। ठीक है, तो मैप रिड्यूस 2 फंक्शंस के नाम है, तो
इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी क्लास में उसको तफसीली देख लेंगे। वो नीड टू डू सेवरल ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस वैसे ही बाकी हैं, तो उसके अंदर मैं आपको मैप रिड्यूस और दूसरे एच बेस वगैरह वो सब नहीं करना है बहरहाल। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो हाइव वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक, later the ASF यानी Apache Software Foundation took it up and developed it further as an open source project under the name Apache Hive। ठीक है, तो let me just so ये जो आपका जो Apache Software Foundation है, ये बेसिकली एक आप इसको इस तरह कह लें कि दिस इज अ कंपनी जो कि प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स जो इंक्यूबेट हो रहे हैं उनको अपने अम्ब्रेला में ले लेती है। इसके बाद कुछ ओपन सोर्स लाइसेंसेस वगैरह हैं। तो ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के जो सबसे मशहूर तरीन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो ASF के अंदर ही हैं। देखिए एस्टेब्लिश्ड, इट्स नॉट वेरी वेरी ओल्ड, 2000 में तकरीबन एस्टेब्लिश हुई है। $22 बिलियन plus worth of ASF products are made available to the public at large at 100% no cost। ठीक है, यानी दूसरे लोगों ने सारे प्रोजेक्ट से बहुत फायदा उठाया है, लेकिन ये इन्होंने सब चीजें ना ओपन की। देखें ना, ये इंक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स इस वक्त इंक्यूबेट हो रहे हैं, यानी जो भी बन रहे हैं, और ये अब इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे चल रही है। देखें कितने सारे इनके कंपोनेंट्स हैं। अगर आप बिग डेटा पे आ जाएं तो बिग डेटा के जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है वो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। ये देखें, ये सारे बिग डेटा के हैं, एक्यूमुलो, अंबारी, एपेक्स। ठीक है, हडूप भी इसी के अंदर ऑब्वियसली होगा। हडूप का नाम नहीं है, वो शायद अलग ही होगा इसके अंदर। अपाची हाइव, बिल्डिंग मैनेजमेंट और क्लाउड सब कंटेंट। ये देखिए हडूप, तो मतलब इनकी अपनी कोई होगी। बहरहाल ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हाइव इज नॉट रिलेशनल इन नेचर और OLTP इन द सेंस के जिस तरह से हम रिलेशनल स्कीमास उसके बनाते हैं ऑरिकल के ऊपर, तो उस तरह से वो रिलेशनल नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली टेबल्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्लस्टर के ऊपर। अब वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो फिर हाइव का अपना हडूप के साथ एक ताल्लुक है, उसके हिसाब से वो टेबल्स आपके तकसीम हो जाते हैं, डिस्क पे परसिस्ट भी कर जाते हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि आप क्रिएट टेबल और इस तरह की आप कमांड्स देंगे तो जो है ना वो हाइव हाइव जो है ना वो आपको काम करके अपना दे देगा। ठीक है, तो इट्स नॉट OLTP कि आप कहेंगे जी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए हाइव मैंने क्रिएट किया हुआ है। हाँ, क्योंकि SQL है तो SQL की वजह से आपको लगेगा इसी तरह कि जैसे मुझे OLTP मिल रही है। तो अगर आपका कोई डेटा सोर्स है तो मुस्तकिल वहां से डेटा लेके आप हाइव टेबल्स में मुस्तकिल डालते रहें और मुस्तकिल जो है ना क्वेरीज उसकी जो है ना वो एग्जीक्यूट करते रहें। ठीक है, तो लेकिन ये चीज याद रखें कि रिलेशनल भी नहीं है और OLTP भी नहीं है। इट्स नाइदर अ लैंग्वेज फॉर रियल टाइम क्वेरीज। तो इसका ये बैच बेस्ड के लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। मतलब स्पार्क स्ट्रीमिंग या दूसरी जो फ्लिंक है फॉर एग्जांपल, वो रियल टाइम एनालिसिस के लिए उनका सारा फ्रेमवर्क मौजूद है। हाइव जो है ना वो ओरेकल की तरह ही है, बैच बेस्ड डेटा के लिए, बैकएंड के कामों के लिए, ट्रांजैक्शन क्वेरीज के लिए वगैरह वगैरह। और रो लेवल अपडेट्स, रोज का ताल्लुक तो मतलब ठीक है हम रोज इंसर्ट इसमें करते हैं, लेकिन मतलब जिस तरह से हम ओरेकल के अंदर बड़ी रेगुलरली रोज को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं होता। और मेरे ख्याल में बिग डेटा में भी ये ट्रेंड नहीं होता। ये चीज आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो ट्रेंड्स इन बिग डेटा फॉर रो लेवल अपडेट्स, क्योंकि डेटा इतने डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर होता है और इतनी ज्यादा उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं कि उसमें रो लेवल अपडेट करना वो हमारे इतनी फोकस पे नहीं होता। ठीक है, अगर कोई हो जाता है तो हम कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो कि आप कहें कि एक बड़ी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। मेरा जाती ख्याल ये है। ठीक है, तो आई दिस इज द फाउंडेशन जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। इसके फीचर्स क्या है? एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट स्टोर्स अ स्कीमा
in a database and process data in HDFS. तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि स्कीमा जो आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टेबल, जिसमें कॉलम्स ये हों, उनकी डेटा टाइप्स ये हों, एक्सटर्नल टेबल बनाना है या इंटरनल टेबल बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो स्कीमा है उस टेबल का, वो बेसिकली एक डेटाबेस में स्टोर होगा, जैसा कि आपके पास रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, तो एक रिलेशनल डेटाबेस है जहां पर इसका स्कीमा स्टोर होगा, और जो आपकी क्वेरीज हैं और वो सब चीजें, जो डेटा आपने प्रोसेस किया है, वो प्राइमरीली एचडीएफएस के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये दो इसके स्टोरेज जो है ना, वो कंटेनर्स आप कह रहे हैं। एक एक में सारे स्कीमास जो आपने क्रिएट किए वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगे, और जो क्या कहते हैं, जो आप क्वेरीज चला रहे हैं, क्वेरीज का जो डेटा है वो सारा का सारा एचडीएफएस पे स्टोर होगा। क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना कि मतलब बैक एंड के ऊपर मुझे हाइव हाइव जो भी है, पीछे से एचडीएफएस चल रहा है, यहाँ पे आपके पास वही कुछ क्लस्टर्स हैं, एक क्लस्टर है और इसके ऊपर एक हाइव की लेयर चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो आपको इससे कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ इस एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आपका काम सिर्फ यहाँ से एसक्यूएल क्वेरीज देना है और हाइव उसको सब कुछ खुद आपकी संभालेगा। तो प्रोसेस डेटा आपका एचडीएफएस पे आएगा, इसको याद रखिएगा। इट इज डिजाइंड फॉर ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ओलैप का ताल्लुक वेयर हाउसिंग के साथ है, तो वेयर हाउसिंग इज ओलैप बेसिकली। इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ये एक एसक्यूएल की तरह की लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं हाइव क्यूएल या एचक्यूएल। अब तो खैर आप उसको एसक्यूएल ही कह दें, इसको अलग से पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। इट इज फेमिलियर, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं, लिहाजा वो फेमिलियर है। फास्ट है क्योंकि क्या कहते हैं, उसके जो एग्जीक्यूशन इंजन है उनको ऑप्टिमाइज किया गया है। स्केलेबल है, हडूप हडूप की वजह से स्केलेबल है, तो हडूप स्केलेबल है, तो हडूप के ऊपर जो भी चीज आप डालेंगे वो भी स्केलेबल बन जाएगी। और एक्सटेंसिबल का भी यही मतलब है कि क्या कहते हैं, स्कीमा को एक्सटेंड किया जा सकता है, स्कीमा को अपडेट किया जा सकता है, और टेबल्स को ऑल्टर किया जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसा कि आप एसक्यूएल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। अब दूसरी चीज जो समझनी है कि ना, वो हाइव का मेटा स्टोर है। मेटा स्टोर ये क्या चीज है, वो ये चीज है कि जो भी स्कीमा आता है उसके अंदर, किसी भी टेबल का आप स्कीमा क्रिएट करते हैं, तो जितने भी स्कीमास हैं वो मेटा स्टोर में जाते हैं, जो कि रिलेशनल एक डेटाबेस होता है। तो हाइव यूजेस अ रिलेशनल डेटाबेस टू स्टोर मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, स्कीमा और लोकेशन के टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, एचडीएफएस में कहाँ पड़ा हुआ है, किस नोड पे पड़ा हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑफ ऑल इट्स टेबल्स, तो इसको हम डेटा स्टोर कहते हैं। डिफॉल्ट डेटाबेस जो है ना, उसका नाम होता है डरबी, यानी सिंगल नोड पे जब आप चलाएंगे तो वो डरबी है। The key benefit of using a relational DB over HDFS is primarily low latency and improved performance। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप कहते हैं नहीं यार ये तो क्या यार, आप रिलेशनल की बात कर रहे हैं, हम तो बिग डेटा में आ गए हैं, और ये क्या बात हुई, आपने यहाँ पे भी रिलेशनल डाल दिया। तो अब उसकी वजह बेसिकली ये है कि अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और धड़ाधड़ ट्रांजैक्शनल क्वेरीज और ओलैप क्वेरीज आप भेजते जा रहे हैं, ट्रांजैक्शनल भी भेज रहे हैं और ओलैप क्वेरीज भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आपने एक एनवायरनमेंट, रिलेशनल प्रोसेसिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही दिया है, तो फिर आपको बेसिकली एक जबरदस्त किस्म का फास्ट एक्सेस मैकेनिज्म चाहिए, जिसके थ्रू जो नीचे एचडीएफएस के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने में मुझे आसानी हो, जल्दी हो। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा यार यहाँ पे ये डाल दो, क्योंकि इसके थ्रू ना चीजें जरा तेज चलेंगी। अगर मैं स्कीमा को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखूंगा, तो उसको तो स्कीमा को पकड़ने में मुझे 5 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद फिर क्वेरी रन होगी, तो वो चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये भी एग्जाम में आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेटास्टोर में उन्होंने कहा कि यार लेट्स मेक सम कॉम्प्रोमाइज। हम एक रिलेशनल एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर रहे हैं, हम टेबल्स दे रहे हैं, एसक्यूएल दे रहे हैं, तो लिहाजा हमारा राइट है कि हम एक ऐसा डेटाबेस लेकर आए जो कि हमारे लिए इंडेक्स का एक काम दे और हमारी प्रोसेसिंग को, क्वेरी एग्जीक्यूशन को तेज करे।
तो स्कीमा अगर मैंने रिलेशनल लेवल पे स्टोर किया होगा तो उसको एक्सेस करना जो है ना वो विद इन मिली सेकेंड्स या विद इन सेकेंड्स एक्सेस हो जाएगा, और फिर उसको एक्सेस करके फिर मैं क्वेरी एचडीएफएस के डेटा के ऊपर मैं रन कर सकता हूँ। रिमेंबर के जो डेटा आप डालेंगे ना टेबल्स के अंदर, वो डेटा हार्ड डिस्क के ऊपर यानी एचडीएफएस पे स्टोर होगा, और जो स्कीमा है वो सिर्फ मेटा स्टोर में जो, ये नहीं समझिएगा कि पूरा टेबल यहाँ स्टोर हो रहा है, ये गलती है। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा और उस टेबल का डेटा जहां जहां पर भी है उसकी लोकेशन स्टोर होती है, यहाँ पे सिर्फ ये चीज स्टोर हो रही है। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। तो इससे जाहिर सी बात है लेटेंसी आपकी कम होगी, डिलेस कम होंगे। तो मैंने कभी ठीक है, मेरा राइट है। अच्छा, इसमें एक चीज भी ख्याल रखिएगा कि सिंगल नोड पे तो चलो सही है, हम ये कर सकते हैं, मेटास्टोर डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्लस्टर है ना, अगर आपने, जैसे हम इंशाल्लाह बनाएंगे बाद में मल्टी नोड जब हम सेटअप करेंगे, अब मल्टी नोड सेटअप के ऊपर जब आप हाइव चलाएंगे तो उसके अंदर फिर आप जो है ना वो अपना एक रिलेशनल डेटाबेस आपको चलाना पड़ेगा। मसलन आप माई चला रहे हैं या प्रेस्टो डीबी चला लें या पोस्टग्रेस चला रहे हैं, जो भी चला लें, मल्टी नोड एनवायरनमेंट के लिए आपको अपना एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप लोग से मतलब एक प्रोजेक्ट आपका यही होगा कि मल्टी नोड एनवायरनमेंट के ऊपर हाइव की बिग डेटा प्रोसेसिंग करके दिखाएं और सारी कमांड्स और वो सब चीजें पूरी की पूरी एक मैनुअल बनाएं, उसको बिग डेटा भी तलाश करें। अब उसके अंदर आपको जो बिग डेटा यूरोप की जो गिट फाइल है उसके अंदर बेसिकली उन्होंने पोस्टग्रेस ऑलरेडी इस्तेमाल किया, तो वहां पर आपको फिर पोस्टग्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू विल नीड टू डू मेटास्टोर के हैसियत से, वहां पे डर भी नहीं चल सकेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए कि जब मेरे पास मल्टी नोड एनवायरनमेंट चल रहा है तो मल्टी नोड एनवायरनमेंट के अंदर मुझे बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज अ मेटा स्टोर। ठीक है, बाकी चीजें सारी सरे फहरिस्त मतलब वाजे है। ये आप बैठे हैं यहाँ पे, टर्मिनल आपके हाथ में, जो हमारी कमांड लाइन होती है, ये हाइव की एपीआई जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे। ये चीजें किसी भी क्वेरी एग्जीक्यूशन इंजन के लिए जरूरी होती हैं। मसलन एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर का मतलब क्या है कि जी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हडूप है ना वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट एंड्स प्रोवाइड कर रहा है। मसलन आप जो है वो जावा, अगर आपका पूरा प्रोग्राम जावा में चल रहा है, पूरा एंटरप्राइज एप्लीकेशन जावा में चल रही है, तो जावा में आप जावा कोड के अंदर हाइव क्वेरीज लिखेंगे। अगर आपकी पूरी एंटरप्राइज एप्लीकेशन पाइथन में चल रही है तो आप पाइथन कोड के अंदर अपनी हाइव की क्वेरीज लिखेंगे। ठीक है, ये मैं अब ये देखें, इस तरह के आपने ऊपर ये वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए जो हाइव सर्वर, बेसिकली हाइव सर्वर के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन ना फ्रॉम पाई हाइव इंपोर्ट हाइव। तो पाइथन पे अगर आप पूरी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, पूरा फ्रंट एंड बनाते हैं उसके साथ, दैट कुड बी आल्सो प्रोजेक्ट। तो उसके लिए फिर आप पूरी सब कुछ जो भी करेंगे वो सब पाइथन में लिखेंगे, और पाइथन की स्क्रिप्ट चलेगी, एप्लीकेशन अप हो जाएगी, ब्ला 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 जो भी है। तो हाइव डॉट कनेक्शन, आपने हाइव का कनेक्शन लिया। अब ये पाई हाइव उन्होंने एपीआई ऑलरेडी बना के रखी, पाई मोंगो, पाई हाइव, आई थिंक पाई रेडिस भी होगी। सिलेक्ट्स आइटम एज के रीजन अकाउंट फ्रॉम रिटर्न लिमिट 5, यानी 5 रोज आप दें और रिटर्न्स के टेबल से मुझे ये 3 टेबल निकाल के दें, पहली 5 रोज, रिजल्ट इक्वल टू दिस रिटर्न रिजल्ट। अब ये रिजल्ट आ गया, ये बस दिखाने के लिए कि मेरा करेक्शन सेटअप हो गया कि नहीं हुआ। तो इस तरह मतलब अब मेरा ख्याल में सी प्लस प्लस में भी, सी शार्प में, जावा में, स्काला में, पाइथन के अंदर, प्रोबेबली जूलिया वगैरह के अंदर भी आप ये सारे काम जो है ना आप कर सकते हैं। मैं आई डोंट नो कि जूलिया के अंदर ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। जूलिया लैंग्वेज अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन स्काला इज अ लैंग्वेज जो कि काफी मशहूर है, बिग डेटा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इज आई थिंक इट्स सिमिलर टू जावा। अभी देखिए इसके अंदर आप ये स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, आई थिंक ये स्काला कोड है। नहीं, ये पाइथन कोड ही लग रहा है। बहरहाल अब यू गेट द आइडिया। ठीक है, कि मुख्तलिफ फ्रंट एंड्स होते हैं। तो जब जब मेरे पास मुख्तलिफ फ्रंट एंड्स होते हैं तो उसमें फिर मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे मैं एपीआई दे दूँ। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर है ना, ये आई थिंक कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए ड्राइवर होता है, कि वो एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जैसे आप नेटवर्क कार्ड है तो नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर होता है, वीजीए कार्ड है उसका ड्राइवर होता है। इसी तरह जिस इंटरफेस से भी आप
लिंक करेंगे तो उसका ड्राइवर होगा, वो एक ड्राइवर आपको, जैसे पाई हाइव है, तो पाई हाइव, आई एम गेसिंग के पाई हाइव इज ऑफरिंग यू द ड्राइवर, जिसके थ्रू वो आप हाइव का कनेक्शन जो है ना वो निकाल सकते हैं। ये पाई हाइव है, तो इसके ऊपर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पाइथन डीबी एपीआई एंड एसक्यूएल एल्केमी इंटरफेसेस फॉर प्रेस्टो एंड हाइव। ठीक है, तो ये सारा मतलब इट्स समथिंग जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हडूप जो है चलाना पड़ेगा, हडूप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रगड़े वाला काम है। कंपाइलर कंपाइलर जो, क्योंकि आप एसक्यूएल जब लिखते हैं, कि जब आप कहते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से रिटर्न्स, रिटर्न से मुझे जो ना स्टार कर दो, तो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। इसको कंपाइलर की जरूरत होती है, जो कि इसको जो है ना वो पार्स करके और समझे कि तुमने क्या पूछा है, और फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन इंजन को दे, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है ना वो फिर जो है ना आपका एक प्लान बनाता है कि किस तरीके से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। फिर वो मेटास्टोर से राब्ता करता है, मेटास्टोर फिर हडूप से राब्ता करके फिर पूरा एग्जीक्यूट करके फिर वापस एपीआई को देके आपके पास सीधा जाती है। ये बेसिकली एक मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये चाहिए ही होते हैं, कोई भी क्वेरी का इंजन होता है ना, उसके लिए ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक क्वेरी का प्लान बनता है, पहले क्वेरी कंपाइल होती है, ड्राइवर के थ्रू पहले क्वेरी गेट होती है, फिर कंपाइल होती है, फिर एग्जीक्यूशन इंजन उसको एग्जीक्यूट करवा देता है इस पूरे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों ने जो है याद रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मजीद इसकी डिटेल में आप कह लें कि इसका वो चार्ट है, सॉरी डिटेल। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेडीबीसी अगर आप जावा कोड से ले जा रहे हैं, डायरेक्टली किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह और भी लैंग्वेजेस के कनेक्टर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये CLI कमांड लाइन के थ्रू भी काम कर सकते हैं आप, जो कि हम कर रहे हैं। हाइव का एक वेब इंटरफेस भी है, जो कि अभी फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने जो पिछले साल जब कोर्स पढ़ाया था, तो 2020 के अंदर, तो उस वक्त मैंने अपाची ह्यू इस्तेमाल किया था। लेकिन मेरी राय ये है कि आप स्क्रिप्टिंग लेवल पे रहेंगे ना, तो आपको जरा ज्यादा कमांड महसूस होगी। ह्यू को चला सकते हैं, ह्यू मैंने फिलहाल डॉकर के साथ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्योंकि फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम कमांड लाइन पे चीजों को समझ लें, वो हमारे हक में बेहतर है। प्रोजेक्ट में बहरहाल आप उसको चला के देख सकते हैं। और थ्रिफ्ट सर्वर जो है ना वो जो प्राइमरीली इसके लिए है कि जो अपाची थ्रिफ्ट है, बेसिकली अपाची थ्रिफ्ट इज दैट इंटरफेस जो कि मैं आपसे कह रहा था, जिसके थ्रू चाहे आप क्लाइंट जावा से आ रहा है, चाहे स्काला से आ रहा है, चाहे पाइथन से आ रहा है, तो थ्रिफ्ट के थ्रू जो है ना वो तीनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। मतलब कहने का मकसद कहने का मकसद ये कि हाइव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वो लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज यू हैव द थ्रिफ्ट सर्वर, यू हैव द हाइव एपीआई, दिस इज द मेन हाइव एपीआई आप कह सकते हैं। आई थिंक थ्रिफ्ट इस पे बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि ये भी फेसबुक ने डेवलप किया था। इट डज नॉट मैटर, आप थ्रिफ्ट सर्वर को देंगे, थ्रिफ्ट सर्वर आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार ये जावा से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। बहरहाल वो आपका काम यहाँ से करवा के और फिर आपको अपने ही जुबान के अंदर, अपनी फॉर्मेट के अंदर वो दे देगा। दिस इज लाइक यू नो यूनिवर्सल टाइप ऑफ थिंग, जिसके थ्रू लैंग्वेज इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है। तो किसी ने क्लाउड के ऊपर हडूप सेटअप किया हुआ है, एक बंदा न्यूजीलैंड से क्वेरी भेज रहा है जावा के अंदर, और एक बंदा पाइथन से क्वेरी भेज रहा है कराची से, तो द सेम क्लस्टर कैन सर्व द नीड्स ऑफ बोथ दी क्लाइंट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मेरा नहीं ख्याल वेब इंटरफेस, हाँ हम अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो आप सारा काम वेब इंटरफेस से कर सकते हैं। दैट विल मेक यू प्राइमरीली क्वेरी इंडिपेंडेंट, सॉरी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो जब आपके वेब इंटरफेस है तो आप वहीं पे छापेंगे अपनी एसक्यूएल क्वेरीज, और रन टाइम पे एग्जीक्यूट करवा के आप अपना रिजल्ट निकलवा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे हम करते ये कि हमारा पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे मैंने एक पूरी वेब एप्लीकेशन मेरी रन कर रही है, और उस वेब एप्लीकेशन में एक छोटा सा हिस्सा ये है कि मैंने हाइव के ऊपर कुछ क्वेरीज निकाल के वेब पेज पे दिखाना है। तो मैं फिर अब ये वेब एप्लीक मैंने पाइथन में कोड की हुई है, तो ये भी मैं पाइथन में कोड करके इसके साथ मर्ज कर दूंगा, और फिर एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन मेरी बन जाएगी। मुझे वेब इंटरफेस को बीच में डालने की जरूरत नहीं होगी, अनलेस कि मैं
कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके देख रहा हूँ, 4-5 क्वेरीज मैंने वैसे ही चला के देखनी है, उसमें आप वेब इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लें, या कोई डैशबोर्ड आपने रेगुलरली देखना है तो आप कॉन्फ़िगर कर लें उसके अंदर। फिलहाल हमारा हैंड्स ऑन सारा का सारा इसी पे होगा, कमांड लाइन के ऊपर, ताकि आपकी कमांड उस पर जरा स्ट्रांग हो। अब ये वही चीज है, पार्सर, पहले क्वेरी पार्स होती है, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग बनता है कि इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो बेस्ट प्लान जो है वो ऑप्टिमाइजर निकालता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्लान्स बनते हैं जिससे वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो सकती है कम से कम टाइम में। उनमें से एक प्लान को ऑप्टिमाइज कर लिया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूशन में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैप रिड्यूस के ऊपर वो क्वेरी कन्वर्ट होती है और फिर एचडीएफएस से जाकर उसका डेटा लाया जाता है, क्योंकि एचडीएफएस मैप रिड्यूस के अलावा कोई चीज नहीं समझता। अगर मल्टी नोड एनवायरनमेंट है तो मेटास्टोर जो है ना वो बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, माइस्क्ल हो गया, वरना वो सिंगल मेटास्टोर डरबी भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि अभी तक ये सारी चीजें आपको क्लियर है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अच्छा, मेटास्टोर स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेबल्स एंड द रिलेशनशिप, दैट मींस के स्कीमा। ठीक है, कौन से टेबल्स हैं आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, वो स्कीमा होता है। It is a necessary component of Hive and all the RDBMSs or any database. तो मेटास्टोर Oracle में भी होता है, SQL सर्वर में भी होता है, हर जगह हर डेटाबेस में होता है। Hive is schema on read। ठीक है, स्कीमा ऑन रीड के आप जब उसको स्कीमा देंगे तो आपको टेबल पहले खैर क्रिएट करना पड़ता है, और फिर जब आप क्या कहते हैं, आप कहोगे भी फिलहाल CSV इंपोर्ट करो, तो ऑटोमेटिकली टेबल के ऊपर सारी चीजें मैप कर देगा। ठीक है, मतलब वो आपका स्कीमा देखेगा CSV फाइल में और वो पूरा का पूरा आपके टेबल पे मैप कर देगा। एंड द स्कीमा टू फाइल मैपिंग इज स्टोर्ड इन द मेटास्टोर। ये जो मैपिंग होगी ये मेटास्टोर में आती है, जैसे बताया जाए कि स्कीमा मेटास्टोर में स्टोर होता है। This means that the tabular schema you want to impose on data in Hadoop will be stored in the metastore। ये मैं आपको बता दी थी, जो टेबल्स हैं उनका स्कीमा सारा का सारा डरबी में या पोस्टग्रेस में स्टोर किया जाएगा। If you're using Hive as a single user, single node usage, like for this lab, then Derby database can be used. Otherwise, you have to configure MySQL और Postgres वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब ये चीजें तो अब आपको पता ही है, विंडोज डेस्कटॉप होना चाहिए, गिट वगैरह होना चाहिए। तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो I'll just switch to this mode now। हाँ, तो इफ यू सी तो अब ये HBase और हाई, तो मैंने बेसिकली cd docker हाइव मास्टर। ठीक है, तो ये देखो डबल डायरेक्टरी है dir। ये जब आप गिट करेंगे तो जो गिट की जो कमांड मैंने यहाँ दिखाई है आपको, यू हैव टू, ये बिग डेटा की डायरेक्टरी में के ऊपर जाके आप ये गिट क्लोन करेंगे तो पूरा का पूरा डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, फिर आप उसको एक्सेस करें एंड देन जस्ट राइट docker compose up -d। ठीक है, तो इसकी हम वो फाइल देख लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द फाइल। तो बच्चे कर रहे, सो ये उसकी हाइव मास्टर की जो कंपोज फाइल है, तो आपको पता ही है, चूंकि इन्होंने असल में जो पिछली लैब में हमने हडूप का किया था, तो उसमें हमारी 4-5 सर्विसेज थी, हिस्ट्री सर्वर, ब्ला ब्ला ब्ला, डेटा नोड, नेम नोड और नेम मैनेजर, नोड मैनेजर वगैरह वगैरह। अब उनमें से जो जरूरी है हाइव के चलने के लिए वो हमने यहाँ पे निकाल दी है। जैसे ऑब्वियसली सबसे जरूरी चीज तो नेम नोड है, उसके बगैर तो हडूप चलेगा नहीं। उसके बाद जरूरी चीज हमारी डेटा नोड है, उसके बगैर भी नहीं चल सकता, कम से कम एक होना चाहिए। तो एक ही नोड जो मेरा पीसी है वो नेम नोड भी है, डेटा नोड भी है। ठीक है, उसके साथ फिर जो हाइव सर्वर है, आप देखें कि हाइव सर्वर के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है। हाइव सर्वर इज द मेन कंटेनर जो कि मेरा सर्वर होस्ट कर रहा है। तो वो मैंने जो है ना वो उसको पोस्टग्रेस सीक्वल मेटास्टोर का एक इमेज मैंने बनाया, वो मैंने इसके साथ एसोसिएट किया है। एनवायरनमेंट फाइल हमारी इसी डायरेक्टरी में ये, उसको भी देख लेते हैं। और ये जो है JDBC पोस्टग्रेस, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस अभी मैंने इस पोस्टग्रेस को मैंने एक्सेस नहीं किया इस लैब के अंदर। ठीक है, अगर मुझे एक्सेस करना हो तो मुझे ये URLs वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या URIs जो भी कह रहे हैं। और इसकी प्री कंडीशन क्या है कि आपका हाई मेटास्टोर जो है ना वो चलते रहना चाहिए। तो मेटास्टोर को देखने अगेन इस आई थिंक ये वही पोस्टग्रेस मेटास्टोर, इसमें भी वही है। एनवायरनमेंट ये है, इसकी कमांड ये opt hive bin hive
वेबनेट सर्विस मेटास्टोर सर्विस ये आपकी लॉन्च हो जाएगी। इसकी प्री कंडीशन क्या है कि नेम नोड, डेटा नोड और ये चलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये चीज पंच अप होगी 5432 के ऊपर। तो ये हाई मेटास्टोर पोस्टग्रेस सीक्वल 2.3.0 ये इमेज है इसका, जिसके थ्रू बेसिकली आपका पोस्टग्रेस मेटास्टोर के साथ चार्ज अप होगा। प्रेस्टो कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर की कुछ इमेज का नाम ये है, जो प्रेस्टो का इमेज जिससे वो होगा, जो कि इस पे चल रहा होगा। अब जो प्रेस्टो है ना, प्रेस्टो बेसिकली एक सर्विस का नाम है विच अलाउज मी टू रन एसक्यूएल क्वेरीज ओवर हडूप। यानी मैं प्रेस्टो के अंदर भी जो है मैं वो लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, प्रेस्टो एक इंटरफेस है जो कि मुझे हाइव की क्वेरीज लिखने के लिए एनेबल करता है। ठीक है। और पोस्टग्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इनका मेटा स्टोर जो है ना वो पोस्टग्रेस के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। डिफॉल्ट तो डरबी होगा, लेकिन अगर मैं इसको मल्टी नोड एनवायरनमेंट में इस पूरे इमेज को इस्तेमाल करूं तो उसको फिर हम पोस्टग्रेस के थ्रू हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे हाइव सर्वर और हाइव का मेटा स्टोर जो है ना वो एक ही इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स द सेम इमेज। फर्क क्या है इसके अंदर कि एनवायरनमेंट फाइल भी सेम है। फर्क इसमें यह है कि यहाँ पर कमांड हमारी ये है, मेटा स्टोर की कमांड ये वाली है। ठीक है। और वहां पे बाय डिफॉल्ट जो है ना सर्वर वहां पे आपका रन करेगा। ठीक है। और मेटा स्टोर सर्विस जो है वो पोर्ट 9083 पे चलेगी, और जो हाइव सर्वर है वो 10,000 पोर्ट के ऊपर चलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। और इन्होंने बेसिकली उसको मजीद डिवाइड करके हाई मेटा स्टोर पोस्टग्रेस सीक्वल की एक अलग सर्विस बना दी है, जिसके ऊपर हम बेसिकली प्रेस्टो डीबी चला रहे हैं। तो अगर कोई प्रेस्टो चलाना चाहे तो वो प्रेस्टो भी आपके साथ चल रहा है। मतलब आप प्रेस्टो से काम करना चाहें, प्रेस्टो से आप काम कर सकते हैं, वरना आप CLI के ऊपर डायरेक्टली हाइव की क्वेरीज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो हमारा फ्रंट एंड होगा ना वो प्रेस्टो डीबी है। अगर हम इसको चलाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, उसके जो स्नैपशॉट्स निकलते हैं। तो बहरहाल ये इसका ये एक सेटअप है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो आई थिंक इसी से आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप आगे जाके फिर मजीद इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हाइव के कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं, जैसा कि आपके थे उसके हडूप के भी थे, मैंने आपको एनवायरनमेंट फाइल बताई थी। तो ये एनवायरनमेंट फाइल उसी डायरेक्टरी में है जिस डायरेक्टरी में YAML फाइल है हमारी। और मतलब ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इनको हमें ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं होती। जब आपका एक्सपीरियंस इन चीजों से हो जाएगा तो फिर आप डिफॉल्ट सेटिंग को बदल के आप जो है वो अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इन पैरामीटर्स को बदलने की जरूरत कब पेश आ सकती है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो फ्लैग्स को उस वक्त चेंज करना पड़ेगा जब हमारी डेटा की डायनेमिक्स चेंज हो जाए, डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाए, बहुत सारे कस्टमर्स आ जाए, स्कीमा बदलना पड़े, क्वेरीज का साइज बढ़ जाए तो कहीं मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। या हो सकता है कि एक चीज फला पोर्ट पे चल रही है, उस पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये इस तरह की चीजें हमारे पास आ सकती हैं क्योंकि सिस्टम कंटिन्यूज टू इवॉल्व। तो ये चीजें, हडूप का क्लस्टर तो 24/7 चलता रहता है, जब तक कि आप ना चाहें उसको बंद करना। तो इस वजह से किसी न किसी स्टेज के ऊपर आप फ्लैग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली उसका आंसर है मेरा ख्याल में। अगर आपको कोई और बेहतर रिस्पांस पता है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम डॉकर कंपोज अब -d इसको कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने इसको ना वो बंद कर दिया था। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे ना तो आपका काफी टाइम लग जाएगा। मैं सारे बच्चे जो है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साथ साथ इसको चलाएं। ठीक है। अब ये देखें कि इसने कहा कि जी ओके। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉकर PS, तो यहाँ पर आपके इसको हम उसमें देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा यानी कदरे आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर आप देखें HBase का तो खैर एग्जिट करके अब ये हाई मास्टर का देखें ये चल रहा है। ठीक है। ये अब वो ये सारी सर्विसेज है जो ये देखें नेम नोड। अब ये मुझे नहीं पता कि हाइव सर्वर, हाइव मेटास्टोर और ये तीन थे जो हमने देखे थे डेटा। अब ये प्रेस्टो कोऑर्डिनेटर उसके साथ ही कोई चीज चल पड़ी है, ये जितना अपने पोर्ट्स में सब चल रहे हैं। ठीक है।
तो अब अगर मैं वो मैं कुछ WSL कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा था अभी आज सुबह, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ अगर आपको उसमें नजर आ जाता है कि लेट मी जस्ट डू दी IP कॉन्फ़िग। इस वक्त मेरा वो IP कॉन्फ़िग सर एक सेकंड मुझे काम खत्म करने देते हैं। अब ये IP कॉन्फ़िग कौन सा वाला था यार, कोई बता सकता है मुझे? मेरा ये हाइपर वी के ना 2 अडेप्टर दिखा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2 क्यों दिखा रहा है वो। 172.20.81, तो इसमें शायद वो गड़बड़ कर रहा है। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट। हाँ यहाँ चल रहा है, तो HBase पे नहीं चल रहा था, पता नहीं। बहरहाल ये अभी ये तो नेम नोड है, ठीक है। ये नेम नोड का स्नैपशॉट है, इस पे मेरा डेटा नोड चल रहा है। ये हमारा प्रेस्टो कोऑर्डिनेटर है, जिसको फ्रैंकली मैंने अभी उस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना इसमें टाइम नहीं है। ये एक्टिव वर्कर 1, ये प्रेस्टो का कोऑर्डिनेटर चल रहा है यहाँ पे। ये आपको दिखाएगा कि अभी कितनी क्वेरीज हो गई हैं, क्या हुआ है, ब्रॉड क्वेरीज कितनी। अभी तक मैंने कुछ भी सही तरह से कुछ एग्जीक्यूट किया नहीं है, तो ये चीज है। उसके अलावा लेट मी जस्ट चेक के और किस पोर्ट पे क्या क्या चल रहा है यार, उसको देख लेते हैं ना। डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर कुछ 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 चल रहा है, साथ साथ कर रहे हैं कोई बच्चा? सर मैं ये आपसे बोलने वाला था, आप वो जो डॉकर कंपोज फाइल है वो क्या आप शेयर कर सकते हैं? वो हमारे पास नहीं है। क्या शेयर कर सकते हैं? सर जो YML फाइल है डॉकर कंपोज की, ताकि हम लोग भी पूरा एनवायरनमेंट एक साथ क्रिएट कर दें। नहीं तो आप वो गेट वाली कमांड रन करें ना। सर गिट वाली कमांड उसमें नहीं है, लेकिन वो फिर आपने जो गिट वाली क्लोन की है वो डॉकर यूरोप से की है। हाँ, ये कि मैंने आपसे कल PDF शेयर किया था, ये आप लिखें उसमें डिकोडर। नहीं है पीडीएफ में। पीडीएफ में आई थिंक नहीं है मेरे ख्याल से। या ये नहीं देखने है? दो, एक सेकंड एक सेकंड। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो मेन वो है। इसको करें गिट क्लोन, ये लिख लें इसको, मैं आपको चैट पे दे देता हूँ। ये गिट तो इंस्टॉल ये कर है लीजिए, मेरा इसमें आपके लिए आसानी होगी। ये है सर, ये क्लिंग पैलेट है, मैंने लिटरली अभी क्लोन किया। हाँ ये तो आई मीन तो उसका मेन है ना वो। ये एग्जीक्यूट करें, इसको साथ साथ चलाएं ताकि आप लोगों को फायदा हो, वरना तो बस वो बैठने की बात है। अब 10,000 पे चल नहीं रहा था कुछ ना, मेरे ख्याल में हाइव सर्वर का हम इस तरह एक्सेस, हाँ हाइव सर्वर का उस तरह से वेब एक्सेस नहीं है। वेब एक्सेस यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों का है, डेटा नोड, नेम नोड, और जो क्या कहते हैं प्रेस्टो कोऑर्डिनेटर है। तो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स रोल। मैं भी इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि चीजें ना, मतलब मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था, तो ये कुछ भी नहीं था उस वक्त, ठीक है। अब चीजें इतनी बदल गई हैं कि हर चीजें हर बार चेंज हो रही थी। बहरहाल अच्छा, अब ये बेसिकली मैंने आपको वो बताया था इसका कंटेनर लिस्ट में। यहाँ पे आप देखें ये सब चीजें आपकी यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम जरा इसको दाके, तो नाउ मैं एक काम कर सकता हूँ कि क्या कमांड लिखी है यार, डॉगर कंपोज एक्सेक। हाँ मैं वो IT वाली कमांड भी कर सकता हूँ, ये मुझे मेरा ख्याल में कंपोज लिखने की जरूरत नहीं है। डॉगर कंपोज एक्सेक और हाइव सर्वर बैश। ये क्या हो सर रहा है? आपने हाइवर लिख दिया है, हाइव की स्पेलिंग। अच्छा सॉरी, हाँ सही। तो अब ये बेसिकली अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं लिनक्स में आ गया हूँ, ठीक है। तो अब लिनक्स एनवायरनमेंट है, तो ये आप CD डॉट डॉट करेंगे, तो ये मेरा पूरा जो लिनक्स का एक एनवायरनमेंट होता है ये मेरे सामने है, ठीक है। दिस इज अब मैं बेसिकली हाइव सर्वर के अंदर बैठा हूँ। अब मैंने कोई भी, अगर मैंने क्या कहते हैं डेटा पे काम करना है, हाइव क्वेरीज चलानी है, सब कुछ, तो मुझे विंडोज से या लिनक्स से अपना डेटा हाइव सर्वर के कंटेनर के अंदर पहले मैप करना पड़ेगा। ये उसका एक जो है वो तरीका है। अब ये इसका जो हाइव के उसको चलाने का जो है ना वो
ये उसके कमांड है। बी लाइन बेसिकली ना उनका वो एग्जीक्यूशन सर्वर है, 2-3 सर्वर है आई थिंक, बी लाइन है, एक और भी है, बीजवैक्स है, पता नहीं कौन सा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो यू नीड टू रन वन ऑफ देम टू एग्जीक्यूट इट। तो ये मैंने पूरा कमांड उसको दे दिया है। तो 10,000 पे चूंकि मेरा वो चल रहा है, तो अब ये मैं हाइव के उसके ऊपर आ गया, अब मैं हाइव की क्वेरीज वगैरह जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस पे हम जा नहीं रहे हैं, अभी हम बेसिकली पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है, हाइव के साथ अगर आपने एसिड की सपोर्ट लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ फ्लैग्स वगैरह एनेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि ज्यादातर ये 6 चीजें हैं जो कि आपको एनेबल करनी है। इन 6 में से भी हाँ 6 की 6 एनेबल कर देंगे तो हाइव एसिड ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करेगा, यानी एसिड मोड के अंदर चला जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, starting version this Hive supports all ACID properties which enable us to use transactions, create transactional tables। ये एक खास टेबल की टाइप है, जरा ध्यान रखिएगा, मैं तेज चल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, and run the queries like insert, update, delete on tables, यानी very आप इसको कह लें कि extremely similar to the OLTP environment, OLTP relation environment, यानी उसके बिल्कुल उसी तरह की इन्वायरमेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपकी एसिड वैसिड सब चल रहा होगा। हाइव के अंदर डेटा इज टिपिकली लोडेड फ्रॉम बैच प्रोसेसिंग, यानी कि CSV फाइल से उठा लिया, डेटाबेस से उठा लिया, फॉर एनालिटिकल पर्पसेस, एंड ओल्डर वर्जन्स डू नॉट सपोर्ट एसिड। लेकिन न्यूअर वर्जन्स के अंदर अगर हम एनेबल कर देंगे तो वो एसिड सपोर्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता रो लेवल अपडेट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप एसिड को एनेबल कर देते हैं तो फिर वो रो लेवल अपडेट्स जो है ना वो एनेबल इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, सो फुल एसिड सिमेंटिक्स एट द रो लेवल अगर आप ट्रांजैक्शन को एसिड ट्रांजैक्शंस को एनेबल कर देंगे, so that one application can add rows while another reads from the same partition without interfering with each other। ठीक है, अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब ये होता है कि ये एक हाइव का टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब मेरे पास लेट्स से कि ये 4 कॉलम है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरी क्वेरीज जो आ रही है ना वो ज्यादातर इस पे आ रही है जिसके अंदर मेरे पास ईयर पड़ा हुआ है और सेल्स पड़ी हुई है। ज्यादातर क्वेरीज मेरी ईयर और सेल्स को मांग रही हैं। तो मैं कहता हूँ यार तुम ऐसा करो कि मेरे लिए आसानी करो, तुम दोनों एक मैं पार्टीशन में डाल देता हूँ। आई कैन राइट समथिंग लाइक क्रिएट पार्टीशन। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली मैंने एक टाइप ऑफ इंडेक्स बना दिया कि जो चीज ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है उसको मैं पार्टीशन बना दूं और फिर वो चीज ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हाइव के अंदर ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि बाय डिफॉल्ट मैं एसक्यूएल लेवल के ऊपर पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्टीशन का मतलब बेसिकली ये है, वन एप्लीकेशन कैन ऐड रोज व्हाइल द रीड्स फ्रॉम द सेम, यानी ऑरेकल में भी यही होता है कि आप रो ऐड भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उसको रीड भी कर पा रहे हैं, फुल कॉन्करेंसी मिलती है दोनों को। ठीक है, तो यही चीज आपको अब हाइव में भी बेहतरीन तरीके से यानी मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपको एक हाइव के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन मैनेजर्स हैं। तो एसिड का जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो ये वाला है। तो अब इसको हम अब ये डिफॉल्ट जो है ना वो डमी है जिसमें नॉन एसिड है। अब हमें इसको डीबी करना पड़ेगा अगर हम एसिड करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ से कमांड उठा के आप उसको यानी यहाँ पर जो है ना वो कॉपी करना शुरू कर दें। तो अब ये यहाँ पे कह देगा नो रोज अफेक्टेड, क्योंकि बस उसने उसको सेट कर दिया। ठीक है, मजीद हमें कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैंने ये किया तो इसने वो भी सेट कर दिया। अब ये बेसिकली आपका सारा का सारा ना वो जा रहा है। अच्छा, ये सारी कमांड्स आपको साथ में देनी पड़ेंगी क्योंकि वरना वो आपको एरर दे सकता है। बकेटिंग भी एक और चीज है जो कि बहुत तफसील मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, लेकिन दैट आल्सो क्रिएट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा टू हेल्प यू एक्सेस इट फास्टर। बकेटिंग एक अलग चीज है जो कि आप मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में आप कर सकते हैं। और ये इसका आपने वो मोड जो है ना वो स्ट्रिक्ट तय कर दिया। अगर जैसे स्टैंड अलोन में कर रहा हूँ तो इनिशिएटर कर दें। अब मुझे हो सकता है कि अभी सेट करने से बाद में जो हैंड्स ऑन पे कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर गड़बड़ होगी तो हम इसको देख लेंगे, हम वापस से फ्लैग को
सेट या रीसेट कर देंगे, जैसा भी मामला है, ठीक है। तो इसमें आपको ये, अब मैंने 6 जो थे ये यहाँ पे कोलन आएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे, सही है। अब ये हमने 6 फ्लैग्स रख दिए, अब एसिड मोड के अंदर वो चला गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अगर आपने एसिड का काम करना है तो आपको टेबल नहीं, आपको ट्रांजैक्शनल टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई दैट इन द टेबल डेफिनेशन कि मैं एक ट्रांजैक्शनल टेबल बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैं एसिड मोड में काम करूंगा, ठीक है। और टेबल की प्रॉपर्टीज होती है, भी हम नीचे देख लेते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं। ट्रांजैक्शन इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे प्रॉपर्टीज में तो वो आ जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ मैनेज टेबल। तो टेबल भी 2 किस्म के होते हैं, एक मैनेज टेबल होता है, एक एक्सटर्नल टेबल होता है। एक्सटर्नल टेबल वो होता है कि जो जिसका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, या फिर उसका स्कीमा कभी डिलीट नहीं होता। और मैनेज टेबल वो होता है कि अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे तो टेबल डेटा सब कुछ उड़ जाएगा। एक्सटर्नल टेबल के अंदर वो नहीं उड़ेगा, मेरा ख्याल में स्कीमा चला जाएगा या डेटा रहेगा, या डेटा चला जाएगा स्कीमा रहेगा, इस तरह की चीज होती है। तो वो ज्यादा परमानेंट चीज होती है। मैनेज टेबल शुड यूज ORC फॉर्मेट, ये इनका अपना बिल्ट इन फॉर्मेट है जिसमें टेबल मेरा ख्याल में स्टोर होते हैं। लिमिटेशंस एसिड की ये है कि हमें ट्रांजैक्शनल टेबल क्रिएट करना पड़ता है, ORC फाइल फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, मैनेज टेबल यूज करने पड़ते हैं, हमें एक्सटर्नल टेबल नहीं बना सकते, ट्रांजैक्शन मैनेजर चेंज करना पड़ता है। दोनों ट्रांजैक्शन मैनेजर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, आप दोनों को आपस में बात नहीं करवा सकते। अगर आप एसिड मोड में चले गए हैं तो अब मैं ये वाला ट्रांजैक्शन मैनेजर एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सटर्नल टेबल्स मैंने आपको बताया कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्योंकि चेंजेस ऑन द एक्सटर्नल टेबल आर बियॉन्ड हाइव कंट्रोल। हाइव इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि मैं मेटा डेटा में जाके, मेटा स्टोर में जाके उसका डेटा का हिसाब किताब रखूँ, स्कीमा का हिसाब किताब रखूँ, ये हाइव का काम नहीं है। लिहाजा एक्सटर्नल टेबल से हमारा ताल्लुक है। मैनेज टेबल होगा, ORC फाइल फॉर्मेट होगा, ट्रांजैक्शनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर चेंज करना पड़ेगा। लोड इज नॉट सपोर्टेड ऑन एसिड ट्रांजैक्शनल टेबल्स, ये बड़ा मसला है, क्योंकि लोड कमांड से होता है ये कि आप पूरा का पूरा डेटा एकदम से उठा के अपने टेबल के ऊपर मैप कर देते हैं। तो अगर आप एसिड मोड के अंदर है तो आपको SQL की तरह इंसर्ट इनटू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपने किया होगा ना, जो MSDS के बच्चे आए हैं, इंसर्ट इनटू वगैरह तो करवाया होगा ना आपको डेटाबेस के अंदर। Yes. हाँ, SQL. ऑल ट्रांजैक्शन ऑन ट्रांजैक्शनल सेशन ऑल ऑपरेशंस आर ऑटो कमिट। क्या मतलब इसका भाई? ये जो हमने रेडिस में देखा था ना, बिगिन ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन, कमिट ट्रांजैक्शन, तो ये कह रहे हैं कि अभी तक ये चीजें रोल बैक वगैरह ये सपोर्टेड नहीं है ट्रांजैक्शन एसिड मोड के अंदर। लिहाजा इसके अंदर होगा ये कि ऑटो कमिट हो जाएगा आपका खुद ब खुद, ठीक है भाई। ये चीजें ना चेंज होती रहती, हो सकता है कि जब मैं आपके एग्जाम लूं उस वक्त तक ये तीनों चीजें भी एसिड मोड में आ चुकी हो, कुछ नहीं कह सकते। और बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो चैट पे क्या हो रहा है? Which container did we bash into? Hive server. Hive server का कंटेनर है ये, वो उसके नाम को पकड़ लेगा वो खुद। ये है docker compose exec, इसको -it से भी चला के देख ले तो हो जाएगा, वो बैश कर जाएगा उसके अंदर, ठीक है। docker exec -it hive server bin bash कर ले तो उसमें आ जाएगा, वो भी आ जाना चाहिए। अच्छा, वेरी क्विक वर्ड अबाउट दी हाइव डेटा टाइप्स। इसमें 4 किस्म की कॉलम टाइप्स हैं, लिटरल्स हैं, नल वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत आसान है। कॉलम के अंदर वही जो नॉर्मल हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। इंटीजर टाइप्स हैं, उसमें ये बिग इंट और स्मॉल इंट और टाइनी इंट। टाइनी इंट इज स्मॉलर देन स्मॉल इंट, बिग इंट इज ग्रेटर देन इंट, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप्स जो है ना var 4 और 4 के साथ है, सिंगल कोट्स में कर लें या डबल कोट्स में कर लें। टाइम स्टैम्प आपको पता ही है, it supports traditional Unix timestamp. That is a different from the Windows based timestamp जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मतलब होता timestamp ही है। मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिक मैपिंग कर लेगा उसकी। java.sql.timestamp फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में Unix timestamp का भी फॉर्मेट होता है। तो आपका जो डेटा है वो किसी भी timestamp के ऊपर मेरे ख्याल में वो उसको पकड़ लेगा। डेट्स वो तो आपको पता ही है, ईयर मंथ डे फॉर्मेट, तो इसके अंदर टाइम नहीं होता, डेट्स का अलग कॉलम डेटा टाइप मौजूद है।
डेसिमल जो है ना वो आपका वो फ्लोटिंग के अंदर है, फ्लोटिंग में आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है डेसिमल 10,0। यूनियन क्या होता है कि आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को इकट्ठा कर सकते हो। उसमें मैंने कहा यूनियन टाइप, एक इंट आ गया, एक डबल आ गया, एक स्ट्रिंग ऑफ एरेज आ गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आ गया, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आ गया। तो इसके मैंने यूनियन बना दिया। जब भी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे चारों की वैल्यू साथ में देनी पड़ेगी, तो यूनियन टाइप का एक इंस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में उसकी फैसिलिटी एसक्यूएल के अंदर ये नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में ये फैसिलिटी नहीं है। तो मैं इस तरह कंबाइन करके 3-4 कॉलम्स को एक अलग डेटा टाइप क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात की? हाँ जी। Yes, sir. हाँ, तो लिटरल्स में फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स है, वो मेरे ख्याल में डेसिमल की तरह की चीज है, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स इज कंपोज्ड ऑफ डबल। तो फ्लोट और डबल के लिए अगर आप चाहें तो आप डबल इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप डेसिमल यूज कर लें। अब इनके दरमियान इतना कोई ज्यादा खास फर्क मेरे ख्याल में होगा नहीं। और डेसिमल टाइप तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये वही चीज है मेरे ख्याल में। द डेसिमल डेटा इज नथिंग बट फ्लोटिंग पॉइंट इज हायर देन डबल टाइप। हाँ, तो डेसिमल की जो फ्लोटिंग रेंज, जो रेंज है डेसिमल पॉइंट्स की, वो फ्लोट से ज्यादा है। और नल वैल्यू जो है ना वो नल से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन हमने पढ़ लिए, इंटीजर्स वगैरह पढ़ लिए, लिटरल्स पढ़ लिए, नल वैल्यूज पढ़ ली। और कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, कॉम्प्लेक्स टाइप में एरेज आ जाते हैं, आपका स्ट्रक्चर आ जाता है, और आई थिंक एक तीसरी चीज जो है मैप है, जो कि हम रेडिस में भी बड़े आराम से देख रहे थे। तो तीसरी चीज आपकी मैप आ गई, ठीक है। ये अब पूरी कहानी है, मेन मेन यही है। इसमें हो सकता है कि कभी ऊंच नीच हो जाती हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी वैरायटी नहीं है। तो बेसिक लेवल के ऊपर आप हर चीज इन डेटा टाइप से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये अब इस तरह की कमांड्स हैं, क्रिएट डेटाबेस। अब ये आप ट्राई आउट करना शुरू करते हैं, दिस क्रिएट्स डेटाबेस बेसिकली। ये इसको अब हम, हाँ, ओहो सॉरी यार, क्या हो गया, एक मिनट है। अभी हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट यूजर डीबी, ठीक है। तो अब मैं इसको कहूंगा कि यूज यूजर डीबी और शो डेटाबेसेस। तो ये डिफॉल्ट यूजर डीबी है। इस तरह अब आप जो है ना वो इसको आप चलते जाएं, लेते जाएं। तो ये तो मोंगो की लैंग्वेज लग रही है, मतलब और ये मोंगो की लैंग्वेज लग रही है ये, शो डी डेटाबेसेस। मुझे समझ नहीं आई बात की। मैं कह रहा हूँ ये मोंगो के अंदर कमांड्स यूज करते थे ना, यूज डेटाबेस शो, हाँ यूज शो। हाँ, मोंगो का अपना हिसाब किताब है, इसका अपना हिसाब किताब है। अच्छा, ये है ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट यूजर डीबी। और अगर आप लिखेंगे कास्केड, तो पहले वो सारे टेबल्स ड्रॉप करेगा, फिर डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा, यानी डिलीट कर देगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं ड्रॉप स्कीमा यूजर डीबी। तो इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ड्रॉप डेटाबेस एग्जिस्ट यूजर डीबी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि शो डेटाबेसेस, उसने वो कर दिया। तो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें चल रही हैं, तो अब उसने वो डिलीट कर दिया है। तो मैं अब उसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि एपीसी के अगर वो ड्रॉप स्कीमा के ऊपर वो चल रहा है, हाँ, तो स्कीमा का लफ्ज इस्तेमाल कर लें या डेटाबेस का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसको किस तरीके से करना है। अच्छा, अब देखिए कि नाउ दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा मैं इसको आपको पता नहीं है, जस्ट इसको मैं कह देता हूँ कि हाँ, लेट मी जस्ट क्लियर दैट, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसको इसी के अंदर जो है वो रखा जाए।
ओह सॉरी यार, यूज यूजर टीवी। हाँ पता नहीं ये क्या गड़बड़ चल रही है, पर हो गया है। अच्छा, अब ये आपके पास क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय। अब ये देखिए, मैं इंट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, सैलरी, डेस्टिनेशन, कमेंट, एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी ये उसका एक हेडर, हेडर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक उसका टेबल की डेफिनेशन आप कह लें, कमेंट है। रो फॉर्मेट डिलिमिटेड है बैकस्लैश टी के साथ, लाइंस टर्मिनेटेड बाय बैकस्लैश एन एंड स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल। अब एम्प्लॉय का कोई ऐसा टेबल होगा जो मैंने टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया हुआ है, और हर कॉलम एक रो के जो एलिमेंट्स के दरमियान टैब आ रहा है, और एक रो के बाद बैकस्लैश एन आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये क्रिएट टेबल करता हूँ तो ये टेबल तो वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, और फिर डेटा को इसमें मैप करने के लिए मैं उसको आराम से मैं लोड कर सकता हूँ, फिर वो भी हम किसी और चक्कर में करेंगे। तो देखिए इस तरह आप मैप करेंगे ना तो ये हो जाएगा। एक मिनट से एरर देखते हैं क्यों आ रहा है। हाँ ये अब बेसिकली अगर आप कॉपी करेंगे तो उसमें मसला है, क्योंकि वो जो अपॉस्ट्रोफी है ना, सिंगल कोट्स, वो पकड़ नहीं रहा था, तो उसमें एरर दे रहा था, तो मैं सही तरह कॉपी कर भी नहीं रहा था। तो अगर अब आप, हाँ अब ये बेसिकली मैं करूँगा शो टेबल्स। तो ये अब आपने देखो उसने एम्प्लॉय का टेबल जो है क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली चीज थी जो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। ये ऑल्टर टेबल करने के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ऑल्टर टेबल, आप टेबल को रीनेम कर सकते हैं, उसमें नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं किसी कॉलम को, चेंज कर सकते हैं कॉलम के नेम को। तो टेबल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं, या कॉलम को दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय क्या है, रीनेम टू, आपकी मर्जी से न्यू एम्प्लॉय कर दें उसको। रीनेम टू एम्प। ठीक है, अब अगर आप करेंगे शो टेबल, ये मेरा ख्याल में उसमें ये जा रहा है गड़बड़, जब मैं वो ब्राउज कर रहा हूँ ना, कुछ ऊपर नीचे कर देता है ये। अब वो उसने आपका जो ना वो रीनेम कर दिया। तो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एसक्यूएल बेस्ड कमांड्स हैं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय टेबल, जैसे हमने डेटाबेस को ड्रॉप किए थे तो आप इसको भी ड्रॉप कर दें। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प, देखो थोड़ा सा 1 सेकंड लगाया उसने। अब ये नीचे से सारा मैप प्रोड्यूस चल रहा है। ठीक है, ये इसमें टेबल्स, अब कोई टेबल आपका वहां पे अवेलेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसमें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। अभी तक इसने क्वेरी को डिटेक्ट किए से, तो हम सर्वर पे चला नहीं रहे। ये थोड़ा सा चीजें ना अभी वर्कआउट करनी है। दीज आर सम एडवांस थिंग्स, बहरहाल। अच्छा, अब आप पार्टीशंस पे आ जाए, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। यस सर, बिल्कुल ले लें। चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा जो काम है हाइव के अंदर, वो पार्टीशंस का होता है। हाइव ऑर्गेनाइजेस टेबल्स इनटू पार्टीशंस। इसमें क्या मतलब है कि टेबल को आप डिवाइड कर देते हो इनटू रिलेटेड पार्ट्स, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो क्वेरी की बेस के ऊपर आप कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ पार्टीशन कॉलम्स सच एज डेट, सिटी, डिपार्टमेंट। अब आमतौर पे जो क्वेरीज आती हैं वो इस तरह के जो डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हीं पे आती हैं। वेयर डेट इक्वल्स टू दिस, सिटी इक्वल्स टू दिस, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू दिस। तो इनका जो, इनके आप अलग पार्टीशन बना सकते हो। यूजिंग पार्टीशन इट इज इजी टू क्वेरी अ पोर्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, पार्टीशंस को मजीद हम डिवाइड कर सकते हैं बकेट्स के अंदर, to provide extra structure to the data that may be used for more efficient querying। तो ये उन्होंने एक हायरार्किकल फैसिलिटी आपको दी हुई है।
तो टेबल्स को पार्टीशन और पार्टीशन को फिर आगे बकेट्स के अंदर। बकेटिंग वर्क्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ हैश फंक्शन ऑफ सम कॉलम ऑफ अ टेबल। तो किसी कॉलम के ऊपर आप कोई हैश फंक्शन लगा के उसके मजीद बकेट्स बना सकते हो। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने एक पार्टीशन बनाया है, अब इसके मैं मजीद इस तरह से टुकड़ों में बकेट्स बना दूंगा, और इस बकेट के अंदर क्या डेटा आएगा वो किसी हैश फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बकेट में क्या डेटा आएगा, इसमें क्या कौन सा डेटा आएगा। इट इज जस्ट अ वे ऑफ एफिशिएंटली मैनेजिंग द डेटा, क्योंकि अगर एक क्वेरी किसी बकेट के ऊपर आ रही है तो वो बकेट अलग होगी तो उसको क्वेरी करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, मजीद तफसील फिर आपको हैंड्स ऑन के अंदर ही आप सीख सकते हो। अच्छा, मिसाल है कि जैसे एक टेबल है एम्प्लॉय टैब 1, जिसमें एम्प्लॉय का डेटा है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिन्होंने 2012 में ज्वाइन किया। तो इसमें जो ताल्लुक वाई और जे के साथ है, तो पूरे टेबल को मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ ईयर और स्टोर ईयर को मैं पार्टीशन कर दूं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग को पार्टीशन कर दूं और उसको अलग फाइल में स्टोर कर लूं, इससे मेरा टाइम जो है ना बच जाएगा। अब जैसे ये हमारा एम्प्लॉय डेटा की फाइल है जिसमें चारों चीजें इकट्ठी आ रही हैं, और ये मैंने 2 फाइलों में तोड़ दिया। एक फाइल में तो मैंने ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और गोपल वगैरह डाल दिए, और दूसरी में मैंने जो है वो क्या किया, 2 फाइल्स यूजिंग ईयर। हाँ, ये देखिए 2012 का एक पार्टीशन अलग कर दिया और 2013 का पार्टीशन मैंने अलग कर दिया बेस्ड ऑन द वैल्यू। समझ में आ रही बात की? अब जैसे यहाँ की जो क्वेरीज है कि who joined in 2012, तो 2012 की वैल्यूज का एक मैंने पार्टीशन ही अलग कर दिया। अब जो 2012 का क्वेरी आएगी वो इस पार्टीशन पे चली जाएगी, वो ना यहाँ पर जाएगी और ना ही वो यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ से उसको फास्ट एक्सेस मिल जाएगा। अब ये जो पाथ है ना, ये बेसिकली इसको आप याद रखिएगा कि कोई भी आप टेबल बनाते हैं या पार्टीशन बनाते हैं, उसका बेसिकली एक लॉजिकल पाथ बनता है, जैसा कि आप कहते हैं d:/बिग डेटा स्लैश डॉकर स्लैश ब्ला ब्ला। इसी तरह एचडीएफएस के ऊपर ये पाथ बनते हैं उस हाइव के टेबल के और पार्टीशंस की। इससे आपका कोई इतना खास सरोकार नहीं है, वो खुद ब खुद चीजें क्रिएट करेगा, आपको तो सिर्फ एसक्यूएल से सरोकार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाथ्स बन जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। अब इसको दोबारा से मेरे ख्याल में हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अभी तो हमने उसमें डेटा डाला ही नहीं है, तो इसको हम क्या ऑल्टर करेंगे, इसको अभी छोड़ दें, वो पार्टीशन का हम बाद में इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब अगर हम ये टेबल हमने क्रिएट किया होता एम्प्लॉय का अपने हाइव के अंदर, अभी तो हमने सब चीजें डिलीट कर दी हैं, तो इसमें मैं फिर ये करता हूँ ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड पार्टीशन ईयर इक्वल्स टू 2012, और ईयर मेरा वाई बेसिकली मुझे कहना चाहिए था, यहाँ पे इट शुड बी वाई। ठीक है, और लोकेशन 2012 पार्ट 2012, ये जो जो अभी जहाँ पे जिस फाइल में मेरा एम्प्लॉय टेबल पड़ा है उसके आगे मजीद के 2 पाथ सब बना दिए मैंने, उसको कहा है कि ये पाथ होना चाहिए। इसी तरह मैं 2013 का भी बना सकता हूँ, गलत लिखा हुआ मेरा फाइल में। ठीक है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2013, ये मैंने दूसरा पार्टीशन बनाया। अच्छा, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय पार्टीशन, अब ये मैंने इसका मैंने पार्टीशन का नाम नहीं दिया था। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय पार्टीशन, ये जो रीनेम टू पार्टीशन YOJ इक्वल्स टू, एक पार्टीशन करो इसको, इसमें ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। अच्छा, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये ऑप्शनल चीज है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। इसको थोड़ा सा ये इसका फॉर्मेट मेरे ख्याल में ऐड पार्टीशन नहीं है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम टू पार्टीशन YOJ इक्वल 2023, ये रीनेम। अच्छा, ये रीनेम भी कर सकते हैं पार्टीशन को, ये पार्टीशन की क्रिएशन है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, सॉरी ये मैंने उस फाइल में नहीं लिखा हुआ। तो ये है, अच्छा सॉरी बोलता है, ये है क्रिएटिंग अ पार्टीशन। इसको इसको जा रहा है यार ये,
अच्छा ये क्या, सॉरी ये let me just pause. ठीक है, तो डिलीट पार्टीशन, रीनेम पार्टीशन, क्रिएट अ पार्टीशन, या आप सके, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने कभी एसक्यूएल पे पार्टीशंस क्रिएट नहीं किए, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे फैसिलिटी है, अगर है भी तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि कॉमन यूज के अंदर हो। बहरहाल बिल्ट इन ऑपरेटर्स जिस तरह के एसक्यूएल में इस्तेमाल होते हैं वो सब चीजें यहाँ इस्तेमाल होती है। स्टैक स्टार फॉर एम्प्लॉय, वेयर आरडी को ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है। इस तरह मैं ऐड कर सकता हूँ 20 + 30 ऐड, यानी 50 फ्रॉम टेम्प, सिलेक्ट 50। तो टेम्प के अंदर जिन वैल्यूज जो 50 की वैल्यूज है वो सारी की सारी रोज रिटर्न हो जाएंगी। और इस तरह के मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड जैसा कि एसक्यूएल के अंदर ये सारी क्वेरीज यहाँ पे आपकी हाइव में भी चल सकती हैं। ये कुछ इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, राउंड करना, फ्लोर, सीलिंग वगैरह, रैंडमाइज, कॉन्कैटिनेट, सबस्ट्रिंग निकालना, अपर केस, अपर और यू केस मेरे ख्याल में एक ही चीज है, लोअर एल केस एक ही चीज है, ट्रिम और आर ट्रिम। ट्रिम जो है ना वो किसी स्ट्रिंग को ट्रिम करेगा, आर ट्रिम उसके राइट से ट्रिम करेगा। रेजेक्स रिप्लेस, इस रेजेक्स से रिप्लेस कर दें, जहाँ रेजेक्स की मैचिंग मिलेगी उससे उसको जो रिप्लेस में आप देंगे वो रिप्लेस कर देगा। साइज क्या है स्ट्रिंग का, कास्ट कर सकते हैं, जैसे हम डेटा टाइप्स को चेंज करते हैं, टू ईयर जैसे पाइथन में होता है कास्टिंग वगैरह, ईयर, मंथ, डे, गेट, जेसन ऑब्जेक्ट, ये इसके सब कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप बिल्कुल यानी एसक्यूएल की तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। ये इसमें कोई भी आपको मसला नहीं होना चाहिए। जैसा एसक्यूएल में आप काउंट स्टार वगैरह करते हैं, ये हमारा एग्रीगेट के लिए है ना, काउंट स्टार, काउंट एक्सप्रेशन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, ये इसके अंदर वो आप ये भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। व्यू क्या होता है, एक बड़े डेटाबेस का एक छोटा सा पोर्शन होता है, आप कह लें, या बड़े टेबल का छोटा पोर्शन होता है। जैसे कि मैं यानी एम्प्लॉय के टेबल का एक व्यू बना रहा हूँ जिसको मैंने कहा एम्प्लॉय 30,000, और व्यू में क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा पूरा टेबल है और मैं से कि इस एरिया के अंदर सैलरी 30,000 है, इसको मैंने एक सेपरेट टेबल बना लिया, इसको मैं व्यू कहता हूँ। जैसे कि हम एसक्यूएल में व्यूज, ये आपने पढ़े हैं व्यूज उसमें फाउंडेशन कोर्स में? जी भाई, कहाँ रह गए सारे? नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने व्यूज का पढ़ा है, व्यूज और इंडेक्सेस पढ़े हैं फाउंडेशन कोर्स में डेटाबेस में? व्यूज पढ़े हैं, इंडेक्सेस नहीं। इंडेक्स जो है ना वो बेसिकली आपने मोंगोडीबी की लैब पे इंडेक्स किसके इस्तेमाल किए हैं? मोंगोडीबी के इंडेक्सेस तो जबरदस्त है। सर वो सब क्रिएट इंडेक्स तक किया था, लेकिन उसका मतलब एक्चुअल वो समझ नहीं आया कि हम लोग ये कर क्यों रहे हाँ, थे। इंश्योर बेसिकली इंडेक्स मतलब कमांड्स वगैरह रन कर ली अच्छा मुझे और बताइए इंडेक्स बना भी लिए थे। पार्टीशन से आपको क्या समझ में आया, ये बताएं मुझे। मैंने कहा कि मैंने ईयर ऑफ ज्वाइनिंग की एक पार्टीशन बना ली, उससे क्या समझ में आया आपको, क्यों, उसका फायदा क्या है? क्वेरीइंग के लिए आसानी हो जाएगी कि क्या, कम कैसे डेटा पे आसानी होगी? क्वेरी कर कैसे रहे हो। आसानी होगी? सर कम डेटा, हम अगर डेटा पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं तो जब क्वेरी रन करेंगे तो सिर्फ उसी पार्टीशन पर रन करेंगे, तो वो नहीं एक चंक ऑफ डेटा, सैंपल ऑफ डेटा होगा। नहीं नहीं, कौन बताएगा? ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे अगर मैंने पार्टीशन बताई है उसका क्या फायदा है तो और क्यों? बेसिकली इसमें इंडेक्सिंग भी हो जाएगी पार्टीशनिंग बेस पे, तो हम लोग कॉल करने के लिए ईयर ऑफ जॉइनिंग के उस पे कॉल कर लेंगे डेटा। मैं अच्छा चलिए मैं आपसे सवाल बदल देता हूँ, ये बताइएगा कि मैं पार्टीशन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे कब क्रिएट करूंगा? सर जब आपको ईयर सर्च करना हो। अगर ज्यादा क्वेरीज मेरी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे आ रही हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि मैं ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से पार्टीशंस अलग कर दूं। आपको समझ में नहीं आ रही बात? मतलब अगर मेरी 90% क्वेरीज में वेयर कंडीशन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे आ रही है, तो अगर मैं पार्टीशन नहीं बनाता तो हर क्वेरी के लिए पूरा टेबल स्कैन होगा, जो कि मेरा बहुत टाइम जाया होगा, क्योंकि वेयर कंडीशन तो सिर्फ इसके ऊपर है। आ रही समझ में बात? तो लिहाजा मैं कहता हूं कि मैं, अगर मेरे 3 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, 2009, 2010 और 2012, और मेजॉरिटी क्वेरीज में कंडीशन ये आ रही है कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैंने फिर क्या किया कि इन तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, इनके तीनों के अलग पार्टीशन बना लिए, एक 2009 के ऊपर, एक 2010 के ऊपर और एक 2011 के ऊपर, ये 3 मैंने पार्टीशन बना लिए। अब 9 की क्वेरी आएगी तो वो इस पार्टीशन में चली जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। इसको समझना है बात को, ये आपके एग्जाम में पोटेंशियल सवाल आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
10 के आएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। अगर आपने पार्टीशन नहीं बनाया तो हर क्वेरी के लिए पूरा पूरा टेबल स्कैन करेगा, जो कि मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, मुझे तो वो पॉइंटर चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है। अब ये जो पार्टीशन बनी है, ये जो 2009 की पार्टीशन बनी है, इसमें ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी, इसमें इन रोज में ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? इन सारी रोज में ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है भाई? जी 2009 2009 है, ठीक है, 2009 है। बाकी सारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब मुझे पूरा टेबल स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ये मेन चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, मुझे पूरा टेबल स्कैन कर, मेरे लिए टेबल यही पार्टीशन मेरा पूरा टेबल बन जाएगा और मेरा बाकी टाइम सारा बच जाएगा। वरना हर क्वेरी के लिए मुझे पूरे टेबल की हर रोज स्कैन करनी पड़ेगी, इससे पहले कि मुझे पूरा रिजल्ट रिट्रीव हो। तो ये उसका फायदा है। अब इंडेक्सिंग में भी यही हम काम करते हैं, हम कुछ कॉलम्स के ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं जब उन कॉलम्स क्वेरी में ज्यादा आ रहे हो। तो बेसिकली ये जो पार्टीशनिंग है, ये उन्होंने इंडेक्सिंग को आसान करके एक फीचर दे दिया है। क्योंकि आमतौर पे हम जो यूजर होते हैं ना, जैसे आप और मैं यूजर हैं, तो हम लोग इंडेक्सिंग पे हम नहीं जाते। हम समझते हैं इंडेक्सिंग जो है ना वो एडवांस टॉपिक है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि इंडेक्सिंग को हटा दिया है और उन्होंने आपको फैसिलिटी दे दी, भाई आप खुद पार्टीशन बना लें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्वेरी का ज्यादा फ्रीक्वेंट कंडीशन किस वेरिएबल के ऊपर आनी है, तो आप उसके ऊपर अपना पार्टीशन खुद बना दें। तो ये बेसिकली एक तरह का इंडेक्स में भी यही चीज होती है। सही है, समझ में आ गई बात की? यस सर। देखिए इंडेक्स में अब अभी ये मैं आपको बता दूं कि ये तो खैर मैंने पता नहीं क्या लिख दिया यहाँ पे, ये तो वैसे नाम है तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको। अभी देखिए ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सैलरी के ऊपर यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में मैंने पार्टीशन बना दी है, तो मैं ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के यहाँ पे मैं इंडेक्स भी बना सकता हूँ। एक ही बात है, दोनों चीजें एक ही मकसद को सर्व करेंगी कि क्वेरी मेरी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। अभी देखिए ना, ये जो इसने लिखा हुआ ना कॉम्पैक्ट इंडेक्स हैंडल, अब ये मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मोंगोडीबी इंडेक्सेस, मोंगोडीबी के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अगर आपने लैब में ये चीजें नहीं डाली हैं तो इसके नंबर कट सकते हैं। तो स्पीड काफी स्लो हो रही है इस वजह। अब ये अल्लाह करे इसके अंदर सारे आ रहे हो। डिफॉल्ट इंडेक्स इसका अंडरस्कोर आईडी है, वो तो आपको पता ही होगा। डिफॉल्ट जो वेरिएबल है जिसपे वो एट्रीब्यूट पे अंडरस्कोर आईडी पे इंडेक्स कर देता है, विच इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि हमें तो रेलेवेंट देखिए ना, सिंगल फील्ड इंडेक्स, कंपाउंड इंडेक्स, मल्टी की इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू। टेक्स्ट इंडेक्स, हैश इंडेक्स, जियो स्पेशल इंडेक्स, यानी जो आप समझते हैं आपके एट्रीब्यूट ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप उसमें आप इंडेक्स बना लें। तो अगर मैं कहता हूँ अपाची हाइव इंडेक्सेस, तो लैंग्वेज मॉडल, अब देखें ना लैंग्वेज मैनुअल इंडेक्सिंग, अब ये कॉन्फ्लुएंस का है, तो डेटा फ्लेयर के अंदर इसमें अपाची हाइव व्यू और अपाची हाइव इंडेक्स। व्यू की एग्जांपल तो हम देख चुके हैं, ड्रॉपिंग अ हाइव, अच्छा ड्रॉप व्यू वगैरह ये सब कर सकते हैं, क्रिएट व्यू, मॉडिफाई व्यू, वो सब कर सकते हैं। ये इंडेक्स ये है, देखिए आउटर इंडेक्स और इनर इंडेक्स, और फाइनली ये आपके एचडीएफएस पे डेटा वाला। अब यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, आउटर इंडेक्स और इनर इंडेक्स। ठीक है, एक इंडेक्स की हायरार्की है। मोंगोडीबी में भी यही होता है मेरे ख्याल में, जो मल्टी की इंडेक्स है ना वो यही होता है, प्राइमरी की और फिर उसके बाद सेकेंडरी 2 की इस पे इंडेक्स बना देता है आपका। ये इसका वो सिंटेक्स है, देखें ये इस तरह से बन रहा है, क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल दिस एज दिस, ये इंडेक्स का क्लास नेम कौन कौन से हैं, विद दिस, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी बहुत ज्यादा तफसीलों में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब जॉइंस भी इसके अंदर होते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार, वेयर सैलरी, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय ग्रुप बाय आपने ट्राई किया था उसमें फाउंडेशन में? जी सर। हाँ, ये याद रखना है सारा, क्योंकि वरना यहाँ Yes, पे sir. फेल हो सकते हैं हाइव के सेक्शन के अंदर। ठीक है, कंसिडर 2 टेबल्स बिलो, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। अब ये मैंने एग्जांपल उठाई है ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, साफ साफ बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, ये आपके क्या हैं,
कस्टमर्स हैं और उनकी सैलरी है, और ये आपका ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर आईडी, और इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है यार, कस्टमर आईडी, इन दोनों के दरमियान लिंक है। ठीक है, यहाँ पे 7 कस्टमर हैं और यहाँ पे आपके पास 3 कस्टमर हैं, 2 3 4। सही है। अब जैसा कि मैं वहां ज्वाइन कर सकता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये पहले फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये फैसिलिटी है। तो मैं क्या करूँ यार, मुझे एक ज्वाइन का टेबल बना के दो जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, एज और अमाउंट आ जाए, जो कि अमाउंट मेरा इस टेबल के अंदर है और एज और वगैरह जो है ना वो मेरी यहाँ पे है। तो मुझे दोनों को टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्रॉम कस्टमर सी लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑर्डर्स ओ। ठीक है, अब बताएं भाई लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर क्या होगा। कस्टमर टेबल को मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया किसके साथ, ऑर्डर्स के साथ। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के क्या मतलब होगा, कोई ऐसी आईडी, हैं? तो कोई ऐसी आईडी जो कि कस्टमर्स की टेबल में है और ऑर्डर्स की टेबल में नहीं है, वो भी आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन में देखेगी। हाँ जो कस्टमर्स जिनके सामने नहीं होगी कोई डेटा, उनके सामने आपके पे ऑर्डर अमाउंट और सब नहीं आएगी बस। हाँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में चूंकि लेफ्ट वाला टेबल ये पहले दिया है ना, तो ये सारी आईडीज उसके अंदर आएंगी। जिन आईडीज के साथ आपको यहाँ पे मैच हो रहा है, जैसे इस कस्टमर के 3 ट्रांजैक्शन आ गई, अब वो चीज आपकी यहाँ पर दोनों ट्रांजैक्शन 3 के लिए आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जो डेट नहीं है तो भाई वो नहीं है, उसने ट्रांजैक्शन की नहीं इन 5 6 7 और 1 ने, 2 3 4 ने की थी, उनके वो आ गए, और जिसका रेप्लिकेट हुआ है, कौशिक भाई का रेप्लिकेट हुआ है, तो उनकी 2 ट्रांजैक्शन आ गई। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया। राइट आउटर ज्वाइन में उल्टा होगा, सिर्फ इसके मुताबिक काम चलेगा आपका, 2 3 4 के मुताबिक काम चलेगा। ठीक है, उसका डेटा आप वहां से उठा लेंगे। तो ये 3 3 2 4 उसके हिसाब से डेट जो थी वो आप यहाँ से उठा के ले आए। अच्छा, ज्वाइन तो मैंने दिखाया ही नहीं यार, ये ज्वाइन है। अच्छा, मेन ज्वाइन तो ये है, सॉरी बेसिक ज्वाइन है। अच्छा, अगर आप बेसिक ज्वाइन करें तो बेसिक ज्वाइन में क्या चीज आनी चाहिए, सिर्फ वो जिन जो, और मतलब क्या कहते हैं, कस्टमर जहाँ आईडी मैचिंग आ रहा है बस वो जो ले लें, सेकंड मैचिंग तो आ टेबल। रहा है। अब मैचिंग यही आ रही है 3 3 2 4, ये मैंने दे दिया उसको। ठीक है, यही मैचिंग आ रही है ना, 3 3 2 4 की मैचिंग आ रही है, तो मैंने ये चारों चीजें उसके हिसाब से निकाल के उसको दे दी। अलबत्ता कौशिक का ये 2 अमाउंट्स कहाँ से आ रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, कौशिक ये है ना, जैसे 3 है, ठीक है, तो 2 अमाउंट्स आ गई यहाँ पे, और एज उसकी रेप्लिकेट हो गई, नाम भी रेप्लिकेट हो गया। अच्छा, लेफ्ट आउटर जॉइन में मैं क्या मांग रहा हूँ, आईडी नेम अमाउंट डेट, आईडी नेम अमाउंट, यहाँ पे मैं कुछ और मांग, आईडी नेम अमाउंट डेट, और ये हमें पता चल गया जहाँ पे नल आना है राइट आउटर जॉइन में उसके उल्टे तरफ से आ जाएगा, राइट की सारी चीजें आ जाएंगी, 3 3 2 4 आ जाएगा। और फुल में क्या होगा भाई जी, सर दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड आ जाएंगे जहाँ मैच हो रहा होगा। हाँ तो दोनों का आ जाएगा, तो उसमें वो भी आ जाएगा। ये देखे ना, ये पहले 7 ये वो आ गए, उसमें ये कौशिक रेप्लिकेट हो गया, फिर राइट आउटर जॉइन के आ गए, उसमें भी कौशिक रेप्लिकेट हो गया। सॉरी यार, ठीक है। अच्छा, ये इतना तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 तो हमने कर लिया है, ये अलबत्ता हम करके देख लेते हैं। ये तो बच्चों वाली चीज है यार, इसमें क्या है, कर ले इसको, ये रहने दें। ठीक है, तो और पता नहीं इसका डेटाबेसेस हैं कि नहीं है मेरे पास। यूजर डीबी, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और पहले हम यहाँ पे वो कॉलम का नाम लिखते हैं, आईडी बिग इंट हो गया, और नेम जो है वो स्ट्रिंग हो गया, बस ये उसने टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब इसका क्या फॉर्मेट है यार, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। अब ये कैसे है यार, आईडी 1 और नाम में लिख देता हूँ लेट्स से अहमद, और फिर आईडी 2
नाम लिख देता हूँ, लेट्स से जेसन। हाँ, ये क्या हुआ यार? अच्छा, वो कोमा नहीं डाला बीच में। तो ये मेरे ख्याल में मैंने कोई मोड ऑन किया हुआ है। तो आई वाज टेलिंग यू कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट 2 है, ये प्राइमरीली उसके लिए है जो कि ट्रांजैक्शनल एसिड के साथ है। तो वो सारे 6 फ्लैग्स इनेबल करके इसको रन कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप ये शो ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शन उसको शो करेगा। मेरे ख्याल में ये सब कुछ एसिड मोड के लिए, कंपैक्शंस हो गए, लॉक्स वगैरह हो गए। आई थिंक ये नॉर्मल मोड के लिए चीजें नहीं चलेंगी, तो ये हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैं पहले ये देखें ना, अब आया डिसेबल एसिड। तो ये जो लॉक्स हैं, कंपैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, ये नॉर्मल डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं, जैसे SQL सर्वर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें उसके साथ आपकी चलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो, अब हमारा जो टाइम आ गया असल काम करने का। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है ना, ये 2 फाइल्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, जिसमें ट्रक, बेसिकली ट्रक की मूवमेंट का डेटा है, किस जगह पे वो था, उसका लैट लॉन्ग वेलोसिटी, इवेंट क्या थी और आइडलिंग आईडी क्या थी। और दूसरा जो टेबल है वो बेसिकली ट्रक्स का टेबल है, जिसमें ट्रक्स की जो है ना वो माइल्स कवर्ड का पूरा पूरा डेटा उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो खैर बहुत तफसीली चीजें नहीं है, तो पहले हम इस पे बैश करते हैं। तो ये, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और मैं ये आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसानी रहे चीज़ों को पढ़ने में। तो अभी तो मैं यहाँ पर ऐसे, इससे एग्जिट आपने करना हो ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क एग्जिट है, ठीक है। अब आप वापस से नेम नोड के अंदर आ गए हो, जो सॉरी हाइव सर्वर के ऊपर आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर इज हाइव, तो वेयर इज तो खैर उसका वो है, तो ये हाइव का पूरा आपको वो बता देगा कि ऑप्ट हाइव बिन हाइव में मैं स्टोर होता है, ऑप्ट डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट में आ रहा हूँ। बहरहाल मैं यहाँ पे थोड़ा करता हूँ cd डॉट डॉट, और मैं जाता हूँ cd होम में। होम डायरेक्टरी इसकी डिफॉल्ट होती है, मैं इसमें dir करता हूँ। देयर इज नथिंग देयर, क्योंकि ये एक लिनक्स का कंटेनर है। तो लेट मी मेक दिस डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी जियो लोकेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप मेक डायरेक्टरी ट्रक्स भी कर दें, जिसमें ट्रक का डेटा आएगा, ठीक है। और अब आप इसको चेक कर लें, बेशक ls करके चेक कर ले, तो ये इसने 2 डायरेक्टरीज आपकी बना दी होंगी, ठीक है। ये सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि एक्सेस दी हाइव फोल्डर। हाँ, तो अब मुझे इस कंटेनर से भी एग्जिट करना है, तो मैं कंटेनर से एग्जिट कर गया, मैं वापस इस पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि क्योंकि मेरे इसी डायरेक्टरी में मैंने फाइलें रखी हैं, तो डॉकर cp, ये अगर मैं विंडोज से डॉकर पे जा रहा हूँ, ये फाइल आ गई। और अब उसके बाद ना मेरे हाइव सर्वर का पूरा नाम आएगा, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो जो कंटेनर का जो नाम है ना, जो मैंने कंटेनर जिस नाम से इसको चल रहा है, ये वो चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कंटेनर मेरा इस नाम से चल रहा है, और इसके अंदर मैं करते कोलन करके कहता हूँ होम जियो। यही तरीका है इसको कॉपी करने का। अगर फ्रंट एंड होता है तो आप उसमें इसको डाल सकते हैं। फ्रंट एंड में आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कमांड लाइन पे चल रहे हैं तो इसलिए हमें वो जो है ना वो नहीं, तो इसलिए हम वो भी कर देते हैं, होम ट्रक्स पे भी डाल देते हैं अभी ना, साथ ही साथ ये काम भी कर लेते हैं। ट्रक्स का भी बाद में आएगा। tux.csv है ना, हाँ ठीक है। तो अब आप उसके अंदर आ जाएं, docker compose exec live server bash, ठीक है। तो अगर आप इसको cd होम करेंगे तो cd, तो आप देखेंगे इसके अंदर कॉपी होगी, ठीक है। अब ये कंटेनर के अंदर फाइलें कॉपी हो गई, और इसी तरह आप जो है ना वो, अच्छा, डॉकर cp कमांड दोनों मूवमेंट के लिए है, यानी कंटेनर से विंडोज पे या ubuntu पे और ubuntu से कंटेनर में
आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। सर ये कंटेनर की लोकेशन आपने कौन सी वाली यूज करी है? कंटेनर की क्या? लोकेशन जो आपने यूज करी है सीपी ट्रक्स के बाद, जो आपने डॉकर हाइव मास्टर जो पूरी लोकेशन आपने डाली हुई है, वो कौन सी वाली यूज करी है? होम जियो लोकेशन है ना, ये आपके सामने लिखा तो आ रहा है। ये जो मैंने 2 डायरेक्टरीज बनाई थी, मैंने कहा कंटेनर के अंदर होम फोल्डर के अंदर जियो लोकेशन में जियो ये वाली फाइल डाल दो, जियो लोकेशन डॉट CSV जियो लोकेशन में डाल दो, ट्रक्स डॉट CSV जो है ना वो ट्रक्स में डाल दो। सर हमारे पास वो एरर आ रहा है, बोल रहा है कि नो सच कंटेनर पाथ। तो फिर आप ये काम करें कि देखें, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये वाली चीजें ये कि डॉकर हाइव मास्टर हाइव सर्वर 1, मेरे कंटेनर का नाम ये है। समझ में आ रही है बात की? सही है, ठीक है। तो ये इसके आप, बाद हाँ, इसके बाद कोलन डाल के स्लैश होम स्लैश जो फोल्डर का नाम है, आप कंटेनर आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। अब जैसे आप कहें ना कि, सॉरी एग्जिट में कर दूं, तो अगर आप कहें डॉकर PS, तो यहाँ पर तो खैर इतना वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लेट मी जस्ट चेक दी हाइव मेटा स्टोर प्रेस टू कॉल हाइव सर्वर का जो मेरा कंटेनर है वो ये वाला है, आईडी ये है। तो आप इस आईडी को डाल के कोलन स्लैश होम स्लैश वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप पूरा नाम लिख लें, जैसे ये पूरा नाम मेरा ये है, आप नाम इस्तेमाल कर लेना, ज्यादा बेहतर चीज है। नेम जब दिया हुआ है तो नेम इस्तेमाल कर लें, कंटेनर आईडी हमने क्या करनी है, ठीक है। हो गया, जरा चेक कर लें। भाई किसका हो गया जरा बता दे भाई। हो गया सर। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आप याद रखिएगा कि अभी हम कंटेनर के अंदर है, लेकिन हमने हडूप पे नहीं डेटा डाला, ठीक है। जो हमने हाइव सर्वर के लिनक्स फाइल सिस्टम पे अपना डेटा डाला है, लेकिन हडूप एक अलग फाइल सिस्टम है। तो मुझे अभी डेटा, इससे पहले कि मैं इसको क्वेरी कर सकूं, मुझे इसको हडूप पे डालना होगा, उसके बाद मैं हाइव का टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये फिर अब जो कमांड है, अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, मुझे अब हडूप के ऊपर डेटा डालना है, तो मैं हडूप पे डायरेक्टरी बना रहा हूँ, हडूप माइनस, अभी मैंने बताया था कि हडूप के अपने फ्लैग्स होते हैं, आप जो भी डायरेक्टरी का नाम रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हडूप FS के, अब ये इसने हडूप के ऊपर एक डायरेक्टरी बना दी यूजर डेटा, और अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर पुट क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा, ये पहले मैंने विंडोज से कंटेनर के अंदर डाला हाइव सर्वर पे, अब मैं हाइव सर्वर से हडूप पे डाल रहा हूँ, ठीक है। -पुट -f, और ये मेरा बैकस्लैश, अब ये मैं कंटेनर के अंदर खड़ा हूं ना, तो मैं ये पाथ अब कंटेनर का दे रहा हूँ, ये मैंने उसको दिया हुआ है, और स्पेस यूजर डेटा। अब मैं कह रहा हूँ कि -पुट तुम अब लोकल से उठाओ और उसको HDFS पे डाल दो, ठीक है। ये उसने उसको कर दिया, और उसके बाद अब आप जाके -ls करके देख लें यूजर डेटा में, तो वो आपको बता देगा कि उस पर क्या देगा। अभी देखिए उसके अंदर जियो लोकेशन आ रही है, ठीक है। बल्कि अगर आप ये पूरा देखें ना, जियो लोकेशन पूरा देखें, तो अब आप ये देखेंगे जियो लोकेशन डॉट CSV जो है ना, ये मेरी हडूप के ऊपर आ गई है, ठीक है भाई। इसी तरह मैं अब ट्रक्स को भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ हडूप FS -पुट -f होम ट्रक्स, यानी ट्रक्स की डायरेक्टरी में जो कुछ भी है उसको यूजर डेटा में डाल दो, ठीक है। और अगर मैं ये करूंगा यूजर डेटा ट्रक्स, तो आप देखेंगे ये ट्रक्स डॉट CSV उसके अंदर आ गई। अब मेरा, अगर आप उसमें फाइल सिस्टम पे चेक करना चाहें तो आपको वो चीज अब नजर आ जाएगी। सॉरी,
हाँ यहाँ पे अगर आप देखना चाहें ना इसको कि पता नहीं यही था मेरा या कौन सा था यार, अ, किसी को याद है मेरा क्या था वो? बहरहाल जो अब आप उसको एक्सेस करेंगे ना तो, नहीं यार लोकल होस्ट कहाँ है यार, नहीं जाएगा ये। अच्छा लोकल होस्ट पे भी चल रहा है वो, गुड। अब आप फाइल सिस्टम है, हाँ ये देखें, अब फाइल सिस्टम पे देखें आप, यूजर डेटा और जियो लोकेशन ट्रक्स की जरूरत है, उसके अंदर दोनों में CSV बनी, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात ये? अच्छा अब हमने उसको कॉपी कर दिया, अब हम हाइव कमांड को, हाइव का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको दोबारा से इसको इसको एक्सेस करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका भी होगा, लेकिन वो मुझे अभी मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, अब मैं ये हाइव पे आ गया, उसका वर्जन वगैरह जो भी है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स, अब मैंने उसका नाम यहाँ पे फाइल में रखा हुआ जियोस, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा, तो चूंकि मैं गड़बड़ नहीं करना चाह रहा, मैं ट्रक आईडी स्ट्रिंग, ओहो या एक मिनट, मैं यहाँ पे तो कोई वो चीज नहीं है ना, हाँ ये तो मैं पूरा का पूरा छाप सकता हूँ इसी तरह, एक मिनट, ओ भाई यहाँ तक तो मैं छापता हूँ, उसके बाद फिर रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ कमेंट जियो टेबल, ये उसका कमेंट हो गया, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड और फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, क्योंकि ये CSV है ना, समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसका सोल्यूशन मार्क डालता हूँ, अब देखिए नो रोज अफेक्टेड, अब मैं कहता हूँ कि शो टेबल्स, तो ये उसने जियोस टेबल एक बना दिया है, और वो आप उसको आप डिस्क्राइब जियोस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये आपने पूरा बना दिया है, ठीक है। अब जो फाइल मैंने इस्तेमाल करना है, अब मैं लोड डेटा की कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ HDFS से उसको सीधा उठाने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ यूजर डेटा जियो लोकेशन और जियो लोकेशन डॉट CSV, देख रहे हैं आप? अब ये डायरेक्टली HDFS से उठा के अब वो हाइव, अब ये हाइव के फ्रंट एंड में मुझे दे रहा है, काम सारे HDFS पे हो रहा है, लेकिन हाइव की लेयर में के अंदर अब वो टेबल एक बना रहा है बस, नो रोज अफेक्टेड, ये क्या है? हाँ तो अब आप करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम जियोस, एक 8001 रोज है इसके अंदर, ठीक है, ये उसने आपको बता दिया है। और सिलेक्ट स्टार करने की जरूरत नहीं है, वो सिलेक्ट स्टार करेंगे तो पूरा वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको पता ही है, सब चीजें दिखाना शुरू कर देगा। अब ओवर स्पीड का, जहां जहां ओवर स्पीड है ये रोज आपको दिखा रहा है, अब ये पूरा SQL की तरह सारा मामला चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह ये जो वेलोसिटी की भी आप देख रहे होंगे, अच्छा डिस्टिंक्ट इवेंट फ्रॉम जियोस, ये मैं सारी कमांड ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि सारी कमांड ट्राई करना तो बहुत ज्यादा भरपूस हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? इवेंट, लेन डिपार्चर, नॉर्मल, या वैसे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था, याद है किसी को? डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या फर्क होता है SQL के अंदर? जो फाउंडेशन पढ़ के आए जरा बताएं। सर हमें डिस्टिंक्ट करवाया था, बट नहीं पता दूसरे का। डिस्टिंक्ट में तो बेसिकली ये है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यूज जो भी आपकी हैं इसमें जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं, वो उसको एक ही दफा दिखाएगा, बोलेगा कि भाई ये वैल्यूज हैं जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं। हाँ हाँ, यानी जो यूनिक, मेरे ख्याल में यूनिक वैल्यूज को डिस्टिंक्ट कहते हैं यार, बहरहाल ये आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें मैं कह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, जहां पे लेन डिपार्चर का इवेंट है, और इवेंट से ग्रुप बाय कर दो उसको, तो वो सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही इवेंट के लिए वो वेलोसिटी मेंशन है, वो उसने इसको इवेंट से ग्रुप बाय इवेंट तो नहीं किया उसने यार, ये क्या कहानी है? एवरेज वेलोसिटी सिर्फ एक ही की उसने दिखाई है।
अच्छा, लेन डिपार्चर के लिए उसने दिखा दिए। अगर मैं इसको यूं करूं, अच्छा यार ये थोड़ा सा, ये अब ये देखें, अब हर इवेंट की एवरेज वेलोसिटी वो दिखा रहा है। और अगर मैं यूं करूं तो मैं कहता हूं कि सिलेक्ट इवेंट कोमा एवरेज वेलोसिटी। अब ये देखिए इवेंट की अब इवेंट की जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी है नहीं दोबारा। और ये जो लिमिट 5 का जो सारा मामला चल रहा है इसमें, आप ये तो खैर बच्चों वाली चीज है, 5 रोज दिखा देगा वो। अब देखिए ना ये इतना कन्वीनियंट है। अब आपको फ्रंट एंड चाहिए होगा क्योंकि ये इतनी कन्वीनियंट चीज नहीं है। अच्छा, सारी डिस्टिंक्ट सिटीज कर लें जहाँ पे ड्राइवर आईडी A54 है। सारी क्वेरीज में रन नहीं कर रहा, वो आप खुद अब समझ सकते हैं। तो अब एक बेसिकली करके दिखाने वाली चीज है। ये वो सारी सिटीज हैं, डिस्टिंक्ट सिटीज हैं जहाँ पे ड्राइवर आईडी A54 है। और इसी तरह आप इस तरह के जितने भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें वो आप बना के देख सकते हैं। अब तो वो सारा यानी आ गया काउंट डिस्टिंक्ट सिटी का काउंट कर दें। ये क्या कहानी है? ड्राइवर आईडी, अच्छा काउंट और ड्राइवर आईडी, ये काउंट हो गया और ड्राइवर आईडी का काउंट हो गया। और ड्राइवर आईडी से आपने ग्रुप बाय कर दिया, यानी ड्राइवर आईडी कितने कितने सिटीज में, डिस्टिंक्ट सिटीज में गया हुआ है, ये बेसिकली वो पूछ रहा है। ये जितने भी ड्राइवर हैं वो कितने डिस्टिंक्ट सिटीज में गए हैं। और ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है यार, इसका मुझे समझ नहीं आ रही। ये जरा देखिएगा, ये काउंट डिस्टिंक्ट सिटी एज सम अंडरस्कोर कॉमा ड्राइवर आईडी फ्रॉम जियोस ग्रुप बाय ऑर्डर बाय सम। तो सम से वो डिसेंडिंग में ऑर्डर कर देगा वो बेसिकली। हाँ, ये डिस्टिंक्ट सिटी को उसने ऑर्डर डिसेंडिंग में कर दी। सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट सिटी A25 पे गया है। अब ये सम अंडरस्कोर आ रहा था यहाँ पे, ये जरा देख लें आप, इसके अंदर सम अंडरस्कोर आ रहा था बहरहाल। अच्छा, अब मैंने फाइल में ये कहा है कि भाई आप उसको क्या यार, एक मिनट है। अच्छा, ये इसी तरह आप ट्रक्स को इंपोर्ट करें, लोकल कंटेनर, ये हम साथ साथ हमने चालाकी दिखा के सारा कुछ साथ ही कर लिया है। हाँ, अब ये जरा चेक कीजिएगा, ये एक्सटर्नल टेबल इज अ टेबल फॉर व्हिच Hive does not manage the storage. If you delete an external table, only the definition in Hive is deleted, the data remains. तो ये मैं आपको बात, जो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। एक्सटर्नल टेबल के अंदर क्या होता है कि डेटा रह जाएगा और जो स्कीमा डेफिनेशन है वो डिलीट हो जाएगी, डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप मैनेज टेबल बनाते हैं, इंटरनल टेबल है या मैनेज टेबल उसको मेरा ख्याल में कहते हैं, उसमें स्कीमा भी गया और डेटा भी गया, लेकिन डेटा नहीं जाएगा एक्सटर्नल टेबल के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एक करके दिखाने वाली चीज है। इसको हम इसी तरह डायरेक्टली छाप के कॉपी कर लेते हैं। अब देखो ट्रक्स के लिए ना मैं एक्सटर्नल टेबल बना रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए। चलिए एक चीज है, अभी मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है भाई, कर रहे हैं साथ साथ। नो रोज इफेक्टेड, ठीक है। तो शो टेबल्स के अंदर अब ये ट्रक्स आ गया। अब मैं ये से अगर कहूँ कि डिस्क्राइब, अच्छा ये टैब में भी डिस्क्राइब ट्रक्स, तो इसमें डिस्क्राइब तो वो कर रहे हैं, सारे इंटीजर आ गया। ये उसने नहीं बताया होगा कि एक्सटर्नल टेबल है। बहरहाल ये हमें अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी चीजें बड़ी सुपरफिशियल चल रही हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं क्वेरी कॉपी करता हूँ, इसका मुझे मतलब बताइएगा जरा। हाँ जी, इससे क्या होगा, सिलेक्ट काउंट मॉडल। मॉडल की जो इंफॉर्मेशन है, ट्रक का मॉडल क्या है, जैसे वो टोयोटा वगैरह होंगे, तो मॉडल का काउंट करो। एज मॉडल काउंट, ये कॉलम का नाम होगा, कोमा मॉडल, यानी उसका काउंट होगा, मॉडल का नेम होगा, फ्रॉम ट्रक्स ग्रुप बाय मॉडल ऑर्डर बाय मॉडल काउंट डिसेंडिंग, ठीक है। तो हर जो भी ट्रक है जिसने, ये डिसेंडिंग से मैंने कर दिया कि फोर्ड मॉडल के कितनी दफा फोर्ड मॉडल इस्तेमाल हुआ है, यानी मेरे ख्याल में कितने ड्राइवर्स के साथ इस्तेमाल हुआ है।
मॉडल को काउंट किया कि फोर्ड कितनी दफा आई है, फोर्ड ट्रक कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। नहीं, सबसे ज्यादा फोर्ड इस्तेमाल हो रहा है और सबसे कम जो है ना क्रेन इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें ये डेटा एंट्री एरर भी है, मॉडल यहाँ पे होना नहीं चाहिए। क्रेन या वेस्टर्न स्टार सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है, फोर्ड के ट्रक सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप बाय सिटी वगैरह, सॉर्ट बाय, ये सब चीजें आपका डिस्ट्रीब्यूट बाय। हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ये ऑर्डर बाय क्वेरी और सॉर्ट डेटा विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉलम। तो ये क्या करेगा, ये पहले टेबल से ट्रक आईडी से ऑर्डर बाय करके आपको निकाल देगी। हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। ये सिटी से ग्रुप बाय कर देगा, सिटी और काउंट स्टार को। सॉर्ट बाय ये सॉर्टिंग कर देगा। ये डिस्ट्रीब्यूट बाय क्लॉज यूज्ड ऑन टेबल्स प्रेजेंट इन हाइव। Hive use the column distributor to distribute the rows among the reducers. Reducers क्या होते हैं, जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, तो मैप रिड्यूस की मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि एक्चुअल जो काम होता है उस क्वेरी का वो रिड्यूस फेज में होता है, वो मैप फेज में नहीं होता, वो रिड्यूस फेज के अंदर काम होता है। तो रिड्यूस फेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ये क्या करेगा, ऑल डिस्ट्रीब्यूट बाय कॉलम्स विल गो टू द सेम रिड्यूसर। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक चीज होती है शफलिंग और सॉर्टिंग, ठीक है, पिछली क्लास से आप याद रखें, शफलिंग और सॉर्टिंग। तो ये जो शफलिंग और सॉर्टिंग फेज में जो चीज है ना, उसी के साथ ये अपना डिस्ट्रीब्यूट बाय का काम ये करेगा कि जिस चीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट बाय किया है वो एक ही रिड्यूसर के पास जाएंगी ताकि वो काम जल्दी जल्दी मेरा हो जाए। तो ये बेसिकली मैप रिड्यूस के फंक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए ये चीज है। मेरे ख्याल में ये पार्टीशन की तरह की चीज है ये भी ना, उसी तरह की आपको हेल्प हो जाएगी। तो बहरहाल इसको अगर हम क्वेरी को लिखें, अरे यार हाँ, ये अब उसने डिस्ट्रीब्यूट बाय कर तो दिया, उसने बता तो दिया, लेकिन अब उसने रिड्यूस फेज के अंदर उसने आपके लिए आसानी कर दी। क्लस्टर बाय उसके अगली चीज जो ये बता रहे हैं क्लस्टर बाय है, is an alternative to sort by and distribute by queries. Hive makes use the column and cluster distribute the rows among the reducers. तो वही मकसद आप क्लस्टर बाय से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाय, क्लस्टर बाय। यानी अगर आप कहते हैं कि सारे ड्राइवर आईडी एक ही रिड्यूसर के पास जाए तो आप उसके ऊपर ये लगा दें फॉर सम रीजन, क्योंकि क्वेरी उस चीज पे आ रही है। तो आप ड्राइवर आईडी एक ऐसी चीज है जो कि आप जिसपे आपको मेरे ख्याल में पार्टीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइवर आईडी कभी भी आपके पास वेयर क्लॉज के अंदर उसका आना मुश्किल है। वेयर क्लास में तो कॉन्क्रीट चीजें आती हैं जैसे स्ट्रिंग के नाम हो गए, ड्राइवर आईडी जो है वो उसमें क्यों आएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ड्राइवर आईडी अगर एक रिड्यूसर के पास जाए तो ज्यादा काम आसानी से जल्दी शॉर्टिंग और शफलिंग और सॉर्टिंग के प्रोसेस में तेजी आएगी, तो आप क्लस्टर बाय या डिस्ट्रीब्यूट बाय करके उसको आप कर सकते हैं काम में। ये करके देखना पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अपडेट जियो लोकेशन, ये जियोस है बेसिकली ना हमारा। अपडेट जियोस सेट ड्राइवर आईडी इक्वल्स टू नल वेयर इवेंट इक्वल्स टू नॉर्मल। ये हम देख लेते हैं, ये अपडेट का टेबल है। मेरे ख्याल में ये क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन मोड डिसेबल किया हुआ, ये शायद एरर दे देगा यहाँ पे। अच्छा चलो, अपडेट जियोस सेट ड्राइवर आईडी इक्वल्स टू नल where event equals to हाँ, ये देखिए ना, डिलीट यूजिंग द ट्रांजैक्शन दैट डज नॉट सपोर्ट दिस ऑपरेशंस। तो अब ये अपडेट वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था कि अपडेट हो गया और एक दो और ऑपरेशन थे, उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है ना वो रखना पड़ेगा, डीबीएन वाला जो एसेट वाला है। तो ये इसलिए मर्ज का भी यही मामला है। मर्ज जो है ना वो जॉइन की तरह की चीज है। देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज इनटू जियोस। अब मैं बेसिकली जियोस की जो जियो लोकेशन की जो ट्रक की फाइल है उसमें जो कॉमन जो कॉलम है वो ट्रक आईडी है। ट्रक आईडी दोनों सीएसवी फाइल्स में मौजूद है। जो कर रहे हैं मेरे साथ साथ उनको इस बात का पता होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मर्ज इनटू जियोस, जियोस में मर्ज करो यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रक्स, जिसको मैंने सब का नाम दे दिया है। इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली सब आ जाएगा, ठीक है। ऑन सब ड्राइवर आईडी इक्वल्स टू जियोस ड्राइवर आईडी, क्योंकि मैं इसी से वो कर सकता हूँ,
इसमें भी ड्राइवर आईडी आ रही है और जियोस में भी ड्राइवर आईडी आ रही है। व्हेन मैच्ड देन अपडेट सेट ट्रक आईडी इक्वल्स टू सब डॉट ट्रक आईडी। आप दोनों को ट्रक आईडी मैच कर दो, ड्राइवर आईडी इक्वल्स टू सब डॉट ड्राइवर आईडी, यानी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर आप दोनों को इक्वेट कर दो। इसके रिजल्ट को इसके रिजल्ट के साथ आप इक्वेट कर दो इन दोनों कॉलम्स के ऊपर। एंड व्हेन नॉट मैच्ड देन आप उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दो कि भाई ये तो आपके पास एंट्री नहीं है तो वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात की? ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं है। तो एक ये वाला टेबल है, एक ये वाला टेबल है। अगर मैंने इस टेबल को, ये ट्रक्स है बेसिकली, आपकी स्क्रीन अभी तक उसी के ऊपर ही है, कमांड प्रॉम्प्ट। सॉरी है, ये तो एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, ठीक है। ये ट्रक्स का है, अच्छा सॉरी आपको कोई नजर ही नहीं आई, और ये जियोस है, ठीक है। अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं इसको इसमें मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास जॉइन मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक फैसिलिटी है जो कि दिखाई है उन्होंने ना। तो मैं कह रहा हूँ कि मर्ज इनटू जियोस यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रक्स सब। सब मैंने जो नाम दिया है वो इस पार्टीशन को, पार्टीशन तो नहीं कहना चाहिए, इस टेबल को दिया है या इस क्वेरी के रिजल्ट को दिया है, व्यू को दिया है। किस तरह मर्ज करो दोनों को? ड्राइवर आईडी के ऊपर इसको मर्ज कर दो, दोनों की ड्राइवर आईडी मैच करो। अगर मैचिंग मिल जाता है तो वो मैचिंग इक्वेट कर दो और उस रो की एंट्री कर दो। अगर नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे एक ड्राइवर आईडी ऐसी है जो यहाँ पर नहीं है, तो जो कंबाइंड व्यू आ रहा है तो उसके अंदर ये ड्राइवर आईडी डाल दो, ठीक है। और मतलब इन टेबल्स को अपडेट ना करो, लेकिन इसके अंदर ये ड्राइवर आईडी डाल दो। इससे तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें नल आ जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर आईडी एंट्री यहाँ पे है ही नहीं। तो ये भी जो है ना, ये भी उसमें चीजें चल रही थी। ये मेरा काम कर नहीं रहा है, मैं इसको अभी दोबारा चला के देख लेता हूँ। कल तक तो इसमें एरर आ रहा था मेरे लिए। वी कैन ट्राई सेमेंटिक एरर आ रहा है। हाँ यही है। हाँ ये ट्रांजैक्शन मैनेजर असल में इसका मेरा ख्याल में ट्रांजैक्शन मैनेजर को तीसरा होगा जो कि हमें सेट करना पड़ेगा इसके लिए। वो मुझे पता नहीं है, एक तो DBN एक डमी है, मे बी इसके लिए मुझे ट्रांजैक्शन मैनेजर चेंज करना पड़े। बहरहाल अभी हम इतना फोकस में नहीं ला रहे। अब ये हमारा जो मेन जो मकसद था कि दो चीज़ों पे हम एक्चुअली ज्वाइन करके दिखाएं, ये अब आप जिस तरह से हमें इंसानों की तरह जो काम करना चाहिए वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे मैप रिड्यूस का एक कोड चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये से ज्वाइन कर दिया दोनों टेबल्स को, ठीक है, जो भी आपने उससे मांगा था। आप देखें ये अच्छा खासा मतलब दिस इज नॉट द CLI इज नॉट द वे टू सी इट। आपको किसी इसमें आपने कौन सी वाली क्वेरी चलाई है ज्वाइन के अंदर? यार इसने क्या कर दिया यार? हाँ ये है ना, कौन सी वाली क्वेरी चलाई है तो उसके बाद है इसके यार मैप रिड्यूस का कोई लिखा आ रहा होगा यार। ये सब चीजें चल रही हैं इसकी। ये देखें ना, मैप जॉइन मैक्सिमम मेमोरी इतनी लगी है। ये अब मुझे जरा इसका वो जरा चेक करने दें। आई डोंट नो, प्रेस्टो तो नहीं, प्रेस्टो तो मैंने इस्तेमाल किया ही है। नहीं तो प्रेस्टो पे तो कोई चीज नहीं आएगी यहाँ पे, नो क्वेरीज है। आई नीड टू डू समथिंग हियर। ये देखें हाई वेयर हाउस, ये एक्चुअली मेरा डेटाबेस की फाइल है जिसमें मैं अभी, ये जियोस का है, इसके अंदर ये चीजें आई हुई हैं। तो लेट मी सी द ओवरव्यू कि भी इसके अंदर क्या मामला चल रहा है। कॉन्फ़िगर्ड कैपेसिटी ये बहुत ज्यादा है यार, ये तो 250 गीगाबाइट। अच्छा उन्होंने कंटेनर को 250 गीगाबाइट दे दिया। एक बार मुझे वो चला के देखने दें, टास्क मैनेजर डॉकर डेस्कटॉप कितना खींच रहा है। तेरह MB, क्रोम बल्कि ज्यादा खींच रहा है 1 गीगाबाइट के मुताबिक। हाँ तो 13 MB तो कुछ भी नहीं है यार। कमांड लाइन सिर्फ 2 MB खींच रही है, दैट्स नथिंग। लेकिन जो इसने जो इसको डेटा दिया है ना, कॉन्फ़िगर्ड कैपेसिटी जो है ना वो 250 GB तक कर सकते हैं, लेकिन TFS रिमेनिंग अभी काफी है। डेड नोड्स, डीकमिशनिंग नोड, टोटल डेड नोड्स के लिए
अब यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन का कुछ होगा चक्कर यार। ये देखें कुछ चला है अभी, लॉग्स 3 है, फिर ये एक क्वेरी चलाई है ना, तो ये उसका रिजल्ट है मेरे सामने। आई हैव नॉट, अच्छा इसको मैं अभी, खैर है मैं आपको भी करके दिखाता हूँ इसको। अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर देगा पकड़ के, इसी तरह ये राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन कर देगा, ठीक है। डिस्प्ले दिस एंड मॉडल फॉर एवरी एबनॉर्मल इवेंट, तो अगर इवेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है तो उसके ऊपर फिर आप अगर जब इसको ज्वाइन करते हैं, अजीब ही है यार ये। पहले मैं इसको यूं कर देता हूँ, अब मैं कॉपी करता हूँ इसको ताकि उसको, भजन ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये अब ये इसने ज्वाइन कर दिया है, अब देखें ना ये असल में तरीका नहीं है इसको देखने का। मुझे इसको किसी व्यू में स्टोर करना होगा, तो मैं आपको सिर्फ हैंड्स ऑन करके दिखा रहा हूँ कि सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं। बहुत बड़ा रिजल्ट है यार इसका, नीड टू फिल्टर दिस, ये सारे अब नॉर्मल इवेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी 25 है, ये सब आप कर सकते हैं। फुल ऑटो ज्वाइन के साथ पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। So that basically finishes this up, लेकिन I would like to see the front end here। मुझे इसमें let me see कि यहाँ पे क्या चल रहा है इस वक्त, या एक मिनट, let us Windows Docker I think is the best thing to see। अब सारे मामलात किस पे चल रहे हैं, हाइव सर्वर पे चल रहे हैं ना, पोर्ट 10,000 पे। I can bash into this open in browser। हाँ ये नहीं चल रहा है, फॉर सम रीजन इसको इनेबल नहीं किया गया है। अच्छा CLI रीस्टार्ट, नहीं मुझे इसके साथ ना वो, मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा प्रेस्टो 8080 पे चल रहा है ना, पोस्टग्रेस, हाँ ये भी नहीं चल रहा है इस वक्त। अच्छा let me just stop the recording and let's play with this for some time।